नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मिले हैं कैनन के कैमरा मेनू सेटिंग के लिए, जिसमें से पहले आज हम लोग कैनन का 6D Mark II देखने वाले हैं और उसके बाद उसके जो सेटिंग्स है उसको कैसे यूज करना है और डिटेल में इन डेप्थ कैसे यूज करना है उसको हम लोग देखने वाले हैं। अभी आप जैसे देख सकते हो कि कैनन का जो कैमरा सेटिंग है उसमें पहले 6D Mark II में खास करके पहले रेड कलर का जो मेनू सेटिंग दिखेगा, जिसके अंदर हम लोग कैमरे के रिलेटेड सारे सेटिंग्स दिखेंगे। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो ब्लू कलर मिलेगा, मतलब कि प्लेबैक मेनू, जिसके अंदर आप प्ले के रिलेटेड जैसे कि प्रोटेक्ट इमेज, इरेज या आपको उसके साथ जैसे कि क्रॉप करना है इमेज को या फिर स्लाइड शो करना है, वो सारी चीज हम लोग प्लेबैक मेनू में देखेंगे। उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें मिलेगा ये पाना पकड़ का सिंबल ऑरेंज येलो कलर में, जिसके अंदर हम लोग जैसे कि फाइल नंबर क्या बनाना है, कैमरे मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कैसे करना है, या और जैसे हमारे कैमरे से सीधा वायरलेसली मोबाइल में अपने फोटो कैसे कॉपी करना है, वो सारी चीज हम लोग को यहाँ पे दिखेगी। उसके साथ साथ उससे आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें कैमरा यहाँ पर ऑरेंज कलर मिलेगा, मतलब कि कस्टम फंक्शंस मेनू। कस्टम फंक्शंस का मतलब होता है कि एक्सपोजर की डिटेलिंग के अंदर, फिर ऑटो फोकस के अंदर जैसे फोकस मोड क्या है, फोकस पॉइंट कितने रखने हैं, वो सारी चीज डिटेल में और सारे सेटिंग्स। तो कुल मिला के हमारे पास 1 2 3 4 चार पार्ट है। ये चार पार्ट में हमें खेलना है और इस चार पार्ट के अंदर डिटेल में हमें जाके वर्क करना है। तो वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या डिटेल में जा सकते हैं और किस मेनू सेटिंग का हमें वेडिंग फोटोग्राफी में कैसे उपयोग करना है। तो सबसे पहले लाल कलर का जो सिंबल है, मतलब जिसमें कैमरा ड्रॉ किया हुआ है, उस पर जाएंगे। पहला सबसे पहला ऑप्शन है जिसमें है इमेज क्वालिटी, मतलब के रॉ प्लस जेपीजी। अभी आप देख सकते हो इसमें रॉ में भी 3 ऑप्शन है और जेपीजी में भी करीबन 6 ऑप्शन है। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर लिखा है रॉ प्लस जेपीजी। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं चाहूं तो यहाँ से सिर्फ जेपीजी सिलेक्ट कर सकता हूं, मतलब कि आप देख सकते हो लार्ज साइज में हाई क्वालिटी में जेपीजी है और यहाँ पर रॉ जो है वो बंद है। अगर मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, शिफ्ट करता हूँ, तो ये रॉ प्लस जेपीजी हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ रॉ मिले मुझे, तो उसका ये रास्ता है कि मुझे इसको यहां से हटाना होगा। अब आपको ये लगेगा कि ये कैसे चेंज किया, तो मैं सारे फोटोग्राफर दोस्तों से 2-3 चीजें रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा जब भी कोई मेनू सेटिंग देखते हो तो उसके अंदर कुछ सिंबल्स रहते हैं जिस पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये सेमी सर्कल है, इसका मतलब कि हमारी आगे की जो रेंज है ना उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वाले पीछे वाले, तो पीछे की जो चेंज है उसको भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें। अब इसके अंदर और डिटेल में जाए तो रॉ है, इसके बाद मीडियम रॉ है। मीडियम रॉ का मतलब होता है कि अगर आपको लार्ज साइज नहीं चाहिए, इमेज की जो साइज है, फाइल साइज जो है बहुत बड़ी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको वाइट बैलेंस करेक्शन के लिए या पिक्चर शेल को करेक्शन के लिए बाद में आपको ज्यादा फ्रीडम चाहिए, तो वो सारी चीज आपको मीडियम रॉ में मिल सकती है। वही चीज स्मॉल रॉ में है। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे फाइनल जेपीजी ही मिले तो आप यहाँ से जेपीजी से भी ये कर सकते हो। तो सबसे पहले ज्यादातर लोग जानते हैं रॉ जेपीजी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा इमेज रिव्यू। अब ये इमेज रिव्यू क्या है, उसको हम लोग जब क्लिक करते हैं तब पता चलता है कि ये इसमें 5-6 ऑप्शंस और है। एक ऑफ, मतलब कि जब फोटो क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन में फोटो दिखाई नहीं देगा, मतलब कि हमें प्रीव्यू जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। नंबर 2 सेकंड, मतलब कि जब आप फोटो क्लिक करोगे तो आपको 2 सेकंड तक फोटो जो है पीछे आपकी स्क्रीन पे प्ले होता रहेगा। उसके बाद 4 सेकंड, 8 सेकंड और होल्ड। अब जैसे 2 4 8 सेकंड तो समझ में आता है कि 2 4 सेकंड या 8 सेकंड तक ये प्ले होगा, लेकिन होल्ड का क्या मतलब है? होल्ड का मतलब ये हो जाता है कि जब आप उसको प्ले करते हो तो फोटो स्क्रीन पर प्ले ही होता रहेगा जब तक कि इसको आपको फिर से हाफ प्रेस ना करो। तो ये इस तरीके से काम करता है। अच्छा, 2 सेकंड 4 सेकंड का फायदा ये है कि कई बार अगर आप प्रोडक्ट शूट कर रहे हो, स्टूडियो शूट कर रहे हो, तो आपको पता है कि बोलो कैमरा ऑन करो उसी तो करो। तो 2 सेकंड 4 सेकंड या 8 सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और 2-3 चीज है, जैसे कि बैटरी आपके पास कम है और आप कंटीन्यूअस फोटोग्राफी कर रहे हो, उस समय ये होल्ड का ऑप्शन आपको ज्यादा बेनिफिट है, सॉरी 2 सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा बेनिफिट देता है हमें। तो उससे फायदा ये होता है कि आपके पास बैटरी कम, तो प्लेबैक में आपकी स्क्रीन कम जो है यूज होगी, उसके कारण आपकी बैटरी बचेगी। अदरवाइज तो ये सिर्फ आपके रिव्यू के लिए है।
इसके बाद और एक ऑप्शन है रिलीज शटर विदाउट कार्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपके कैमरे में अगर कार्ड नहीं है तो फोटो क्लिक करना है या नहीं करना है। ध्यान से पढ़िए, बहुत सिंपल सी बात है। रिलीज शटर विदाउट कार्ड ऑफ मतलब कि इसमें अगर कार्ड नहीं है तो फोटो क्लिक ही नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है। कई बार क्या होता है फोटोग्राफर जल्दी में गलती से जो है मेमोरी कार्ड लगाया नहीं तो क्लिक कर देता है, दूसरा क्लिक के बाद उसको पता चलता है कि इसमें फोटो क्लिक नहीं हुआ है, मतलब कि सेव नहीं हुआ है। तो ये गलती ना हो इसके लिए आपको इसको हमेशा ऑफ रखना चाहिए। उससे आगे बढ़ते हैं तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है, इसका नाम है लेंस एब्रेशन करेक्शन। मतलब कि लेंस के बनाते वक्त अगर कुछ कमियां रह गई, कुछ खामियां है तो उसको सॉफ्टवेयर, कैमरे में जो सॉफ्टवेयर है वो आपको सॉल्व करेगा। हालांकि आप ये एडोब लाइटरूम में, फोटोशॉप में भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत माइनर होता है जिसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके बताता हूँ। पहला है पेरिफेरल इल्यूमिनेशन करेक्शन। अब मैंने देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ऑन रखे, सिर्फ एक ऑफ है। इसका क्या मतलब है? तो इसको सरल भाषा में बोल सकते हैं हम लोग विग्नेटिंग। विग्नेटिंग का मतलब होता है कि इमेज में चारों और डार्कनेस आ जाना, कॉर्नर्स जो है वो डार्क हो जाना। तो वो डार्क अगर इसको आप ऑफ रखोगे तो हल्का सा डार्क दिखेगा, लेकिन ऑन रखोगे तो डार्कनेस निकल जाएगी। मतलब कि सेंटर से लेके एंड तक आपकी जो पूरी इमेज है फोटो की, उसके अंदर आपको एक्सपोजर जो है 100% मिलेगा। ये लेंस की जो डिजाइन है, बनावट, उसके कारण थोड़ा बहुत ये आपको मिलता ही है। उसके बाद है क्रोमेटिक एब्रेशन करेक्शन। हालांकि ये जो क्रोमेटिक एब्रेशन है वो इमीडिएटली नहीं होता है, बहुत सारा यूज करने के बाद, काफी वक्त के बाद होता है। इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि आप हो सके उतना डायरेक्ट सनलाइट लेंस पे ना आने तो वो ज्यादा बेहतर है। उसके अलावा बहुत पुराना हो जाता है या फिर जब लेंस डैमेज होता है तब ये होता है। अब इसमें होता क्या है, एक्चुअली दिखता क्या है? तो अगर आप जूम करके देखते हो फोटो को, जब आपने क्लिक कर लिया और किसी फोटो में फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ब्राइट है, यहाँ पर ये ब्लैक है, अब इस बॉर्डर को देखोगे तो वो ब्लू कलर की हो जाती है। मतलब जब जूम करके आप डिटेल में देखते हो तब पता चलता है। तो वो जो है इफेक्ट आपको दिखता है वो होता है क्रोमेटिक एब्रेशन। तो उसको करेक्शन करने के लिए भी कंपनी ने इसमें ऑप्शन दिया है। उसके बाद है डिस्टॉर्शन करेक्शन। ऑफ कोर्स डिस्टॉर्शन तो आपको पता ही है, फेस हीरो हो जाना या इस तरह से। और उसके बाद है डिफ्रैक्शन करेक्शन। अब डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि इमेज में शार्पनेस कम हो जाना, और वो होता है क्योंकि अगर आपका एफ-स्टॉप जो है 16 है एपर्चर या 14 है या 18 है, मतलब कि अगर आपका एपर्चर स्मॉल है, नंबर बड़ा है, तो लेंस में ये जो इफेक्ट है, मतलब आपकी जो फाइनल इमेज है वो जो है उसमें शार्पनेस कम हो जाती है और उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो उसको करेक्शन के लिए भी इसको ऑन रखना चाहिए। कुल मिला के हमें हो सके तो सारे जो है करेक्शन जो है उसको ऑन रखना चाहिए, जिससे कि हमारी इमेज जो है वो बहुत शानदार मिले। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। लेंस इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल फोकस, उसके ऊपर बाद में आएंगे। एक्सटर्नल स्पीड लाइट के ऊपर भी हम लोग कल आएंगे, जिसके अंदर हम लोग डिटेल में जाने वाले कि हमारे पास अगर कैनन का ही फ्लैश है तो उसको कैसे यूज करना है और ज्यादा से ज्यादा उसमें कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि अभी लिखा है फ्लैश फायरिंग एनेबल, ये हमेशा ऑन रखना, नहीं तो क्या होगा कि आपने इसको ऑफ रखा है तो अगर आपने कैमरे में फ्लैश लगा दिया तब ये फायर नहीं करेगा। तो ये सारे सेटिंग्स हम लोग कल फ्लैश के साथ जो है कैनन के ओरिजिनल के देखने वाले। कल हम लोग जो है फोटोशूट भी करने वाले, सिर्फ देखने वाले नहीं, फोटोशूट भी करेंगे अगेन। और हम लोग कल जो है इसमें 3-4 चीजें जो हम लोग कल करने वाले, एक वाईफाई से डेटा ट्रांसफर कैसे करना है, फ्लैश के डिटेल सेटिंग, और दूसरा कुछ जो है क्रिएटिव पिक्चर्स है जैसे कि मल्टीपल एक्सपोजर वगैरह उसको कैसे शूट करना है वो हम लोग कल देखने वाले हैं। तो ये पूरा फ्लैश का जो सेटिंग है हम लोग कल देखेंगे। उसके अलावा उसके बाद आता है क्या हो गया, ओके, एक्सपोजर कंपनसेशन। और देखो यहाँ पर दो चीजें ब्रैकेट में लिखा है AEB, मतलब ऑटो जीरो है, मतलब ये प्लस और ये माइनस। अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो ये प्लस और माइनस हो सकता है। ये काम करेगा जैसे ये मैनुअल मोड में कैमरा, अगर मेरा कैमरा जब AV मोड पे होगा, एपर्चर वैल्यू पे, शटर स्पीड प्रायोरिटी पे, तब मुझे परफॉर्मेंस परफेक्ट मिलेगा। नंबर 2, अगर मैं यहां पर आप देख सकते हो सेमी सर्कल, इसको अगर मैं चेंज करता हूं तो आप देख सकते हो ये यहां से बढ़ गया और इसको आप यहां से चेंज कर सकते हो। तो ये जो है ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर 3 एक्सपोजर लेना है, अंडर, ओवर और इक्वल, तो वो इसके माध्यम से मैं ले लूंगा। लेकिन
वेडिंग में ये ज्यादातर यूज नहीं होता है। जो लोग आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करते हैं, लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं, ये उनके लिए बहुत यूजफुल है और उनको ये बहुत बड़ा फायदा देता है, ताकि वो उसको बाद में एडिटिंग में पोस्ट प्रोसेस में जाके तीनों फोटो को मर्ज कर सके और उसको एचडीआर बना सके। बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं, तो ये वहां पर यूज होता है ज्यादातर। वेडिंग में बहुत कम यूज होता है। इसको जॉइंट ही रखना है, मतलब कि आपको इसको खोल के नहीं रखना, नहीं तो आपको 3 फोटो क्लिक हो गया और गड़बड़ हो जाएगी। वेडिंग में ज्यादातर इसका यूज नहीं है। चलिए उस साइड बढ़ते हैं। आईएसओ सेटिंग। आईएसओ के अंदर जाते ही 4-5 ऑप्शन हो जाते हैं। पहला है आईएसओ सेटिंग। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है 400 640, मतलब कि हमें जो दिखता है कि ये कितना आईएसओ है। तो फॉर एग्जांपल अभी ये हो गया मेरा 200 400, जो भी हमें रखना चाहो रख सकते हो। यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां से गेम शुरू होती है। मैन्युअल में मुझे आईएसओ कितना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास 60 Mark II है। 60 Mark II की मुझे जो पता है, मैं जब तक वेडिंग में यूज करता हूं तो मैं मैक्सिमम 3200 तक जाता हूं, उससे ऊपर नहीं जाता अगर मैं वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा हूं या कैंडिड शूट कर रहा हूं उस समय। तो आईएसओ की जो स्पीड यहां पर रेंज है वो 100 से लेके यहां पर है 40,000। उसको मैं चेंज कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, मिनिमम जो है उसको 100, लेकिन मैक्सिमम जो है उसको मैं 3200 कर दूंगा, जिससे कि ओके तो जिससे क्या होगा कि 3200 के कारण मुझे फायदा होगा कि अब गलती से भी वो मैनुअल में 3200 से ऊपर नहीं जाएगा, ताकि मुझे कभी ना नॉइस आए ना मुझे कभी कोई दिक्कत आए। तो मतलब मेरा मिनिमम आईएसओ हो गया 100, मैक्सिमम हो गया 3200। अब मैं इसको ओके कर देता हूं, नीचे लाके इसको, ये हो गया यहां से ओके। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या, तो मुझे और एक चीज है, यहां पर है ऑटो एरर। ये ध्यान से समझना, ये फंक्शन कब काम करेगा, जब आपने आपका आईएसओ जो है ऑटो पे रखा है, उस समय ये फायदा देगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अभी आईएसओ मैक्सिमम कितना होगा, तो यहां पे लिखा है 12800, उसको भी मैं कंट्रोल कर लूंगा, उसको मैं कर दूंगा यहां से चेंज करके अप्रोक्सीमेटली 3200। अब यहां पर मैंने 3200 कर दिया, मिनिमम 100 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ऑटो आईएसओ है उस समय कैमरा जो है 3200 आईएसओ से ऊपर जाएगा नहीं, लेके नहीं जाएगा। इससे मुझे फायदा होगा कि मुझे मेरे इमेज में नॉइस नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ऑटो आईएसओ क्यों रखना है, कब रखना है? तो ज्यादातर जो है कैंडिड फोटोग्राफर्स जो शूट करते हैं उसमें से जो सीनियर फोटोग्राफर्स हैं जिनको हैबिट है कि वो एपर्चर प्रायोरिटी पे काम करते हैं या शटर स्पीड प्रायोरिटी पे काम करते हैं या फिर और किसी मोड पे काम करते हैं, उस समय इनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे ही वो एपर्चर प्रायोरिटी पे काम करेंगे तो आपको पता है कि समझो वेडिंग के अंदर 2-3 सिचुएशन होती है। जहां शादी होती है, वेन्यू मंडप लगा होता है, वहां पर काफी अच्छी लाइट होती है, हमारे फोटो लाइट लगी होती है, डेकोरेटर्स की लाइट होती है, काफी अच्छी लाइट्स होती है, हम लोग अच्छे एक्सपोजर पे शूट कर सकते हैं। लेकिन कैंडिड फोटोग्राफर को कई बार चैलेंजेस ये होती है कि जैसे ही वो मंडप के बाहर पीछे या साइड में देखते हैं, जो जिसका वेडिंग है उनके कजिन्स रहते हैं, उनके पेरेंट्स, भाई बहन सब रहते हैं, उनके अगर जब शॉट लेना होता है तो उस समय लाइट बहुत कम पड़ जाता है। उस समय अगर आप एपर्चर प्रायोरिटी पर काम कर रहे हो तब आपको आईएसओ ऑटो रखना चाहिए। लेकिन ऑटो में भी आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो रेंज है, ऑटो रेंज आईएसओ का, वो 100 से लेकर 3200 से ऊपर ना हो। कई सारे लोगों को इसमें दिक्कत भी आती है कि सर ऑटो इसको कैसे यूज करना है वगैरह, तो उसके और भी ऑप्शंस है। जैसे कि आपको एक तो आपका कैमरा मोड तो एपर्चर प्रायोरिटी रख लिया, आईएसओ आपने जो है ऑटो रेंज रख लिया, लेकिन मीटर रीडिंग मत भूलना, मीटर रीडिंग स्पॉट रखना। अगर आप बेस्ट कैंडिड फोटोग्राफी करना चाहते हो तो स्पॉट मीटर रीडिंग रखना है और स्पॉट आपको जो है अपना फोकस पॉइंट रखना है। तब जाके आपको हर बार परफेक्ट जो है इमेज मिलेगी, परफेक्ट आपको जो है एक्सपोजर मिलेगा। नहीं तो आपके फोटोग्राफ में अगर आप एपर्चर प्रायोरिटी पे काम करोगे तो कहीं ना कहीं अंडर या ओवर होता रहेगा। उसके बहुत सारे कारण हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आपने एक फोटो मेरा निकाला, अभी आप क्लिक करना चाहते हो और आपने एपर्चर प्रायोरिटी पे कैमरा रख दिया, आईएसओ भी ऑटो रख दिया, लेकिन फिलहाल अगर आपने ऑटो आईएसओ रखा है और सॉरी ऑटो फोकस और ऑटो फोकस पॉइंट रखा है, तो ऐसा हो सकता है कि जहां पर ब्राइटनेस होगी कैमरा वहीं पर फोकस करेगा और उसका जो मीटर रीडिंग है कैमरा वही देगा। लेकिन इसके बजाय अगर आप स्पॉट फोकस करते हो और स्पॉट मीटर रीडिंग करते हो और उस स्पॉट फोकस को आप सब्जेक्ट की आंख पे लाके फोकस करोगे और फिर जाके जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक्सपोजर भी 100% परफेक्ट मिलेगा और सारी चीज मेंटेन हो जाएगी। तो मेन जब आप कैंडिड करते हो तो आपको ये सारी चीजों को मिला जुला के काम करना है। अगर आप सिर्फ एपर्चर प्रायोरिटी पे जाके अगर कैंडिड शॉट निकाल रहे हो तो शायद आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो कुछ चीजें जिसको आपको डिटेल में जाना होगा तब जाके आपको परफेक्शन मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, समझ लो कैंडिड शूट करने गए, किसी बंदे ने सफेद कपड़े पहने
और अगर आपने उसका फोकस उसके शर्ट पे या गारमेंट पे कर दिया तो व्हाइट कलर ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, तो शायद आपको अंडर एक्सपोज मिलेगा, एपर्चर प्रायोरिटी नहीं। और अगर किसी ने ब्लैक कपड़ा पहना, जैसे कि मैंने डार्क टी शर्ट पहनी है, अगर आपने इस पर शूट किया तो ऐसा हो सकता है कि ये जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा ओवर मिले, क्योंकि ये कपड़ा जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उस समय आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको सिर्फ आईएसओ में मीटर रीडिंग एंड फोकस मोड, तीनों फोकस पॉइंट तीनों से साथ काम करना होगा। इससे आगे बढ़ते हैं, मिनिमम शटर स्पीड क्या रखनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी समझ लो ऑटो आईएसओ तो भी है, लेकिन शटर स्पीड कितनी रखनी चाहिए, तो फिलहाल ऑटो है, लेकिन आप चाहो तो मैन्युअली जाके 125 रख सकते हो, 60 रख सकते हो, 30 रख सकते हो, 250 रखते हो, जो आप चाहो वो रख सकते हो। तो फिलहाल मैंने इसको मैनुअल पे है तो 125 रखा है, बट अब मैं ज्यादातर इसको ऑटो पे रखता हूँ। और मैं ट्राई करता हूँ जब भी मैं शॉट निकालूं तो मेरी जो शटर स्पीड की एवरेज है वो अप्रोक्सीमेटली 125 से 250 के बीच में आए, तो ज्यादातर 160 या 125 या 250 ही मिलती है। तो ये आपके कुछ सेटिंग्स है जो मेनली कैंडिड फोटोग्राफी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है आईएसओ के मामले में। उसके बाद जाएंगे ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइजर। अब ये ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइजर बहुत शानदार ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसमें हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है ऑफ, उसके बाद है ये वाला लोअर, इसके बाद है मिड स्टैंडर्ड और उसके बाद है हाई। अब ये क्या है, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप जब शूट करने जाते हो, खास करके वेडिंग में, आउटडोर में, तो धूप है, अगर धूप में अगर शूट करना होता है तो लाइट का जो शेडो है वो कई बार बहुत ज्यादा डार्क रहता है, मतलब कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट, एक साइड में बहुत ज्यादा शेडो क्रिएट हो जाता है। अब ये जो शेडो है उसको अगर थोड़ा सा कम करना है तो आप इस चीज का यूज कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने इसको स्टैंडर्ड पर रख दिया, फॉर एग्जांपल इसको मैंने चेंज किया और स्टैंडर्ड पर रख दिया। अब ये करता क्या है, जो शेडो है उसका कॉन्ट्रास्ट काटता है। ध्यान से समझना, ऑटो लाइट ऑप्टिमाइजर जो है वो शेडो का, मतलब कि ब्लैक जो शेडो आ रहा है उसका कॉन्ट्रास्ट कम कर देगा। उससे क्या होगा कि अगर आप हार्ड लाइट में काम करें तो शेडो जो है थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा। वेडिंग में ज्यादातर लोग ऐसा पसंद करते हैं, तो इसको आपको स्टैंडर्ड पे रखना चाहिए। और अगर आप निकॉन यूजर हो तो निकॉन में भी ये ऑप्शन है, इसको बोलते हैं एक्टिव डिलाइट ऑन, तो वो भी आप रख सकते हो। ज्यादातर हम लोग को स्टैंडर्ड रखना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आप धूप में हो, बहुत ज्यादा शार्प हार्ड लाइट है, तो उस समय आप जो है यहाँ पर जाके हाई पे रख सकते हो, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड इसको कंटिन्यू मेंटेन कर सकते हो। तो ये कुल मिला के ये चल रहा था। उससे आगे बढ़ते हैं और व्हाइट बैलेंस। व्हाइट बैलेंस के अंदर तो हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। सो अभी जो दिख रहा है पहला वो है आर्टिफिशियल व्हाइट बैलेंस, मतलब कि ऑटो व्हाइट बैलेंस, सनलाइट, शेडो, ये क्लाउडी, फिर अपना बल्ब मतलब कि 3000 केल्विन अप्रोक्सीमेटली, फ्लोरोसेंट, फ्लैश, कस्टम व्हाइट बैलेंस, और ये जो है हमारा केल्विन हम लोग जानते हैं, इसी तरह से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन कस्टम व्हाइट बैलेंस के लिए भी एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस तरीके से एक ग्रे कार्ड आता है, ये जो ग्रे कार्ड है उससे कस्टम व्हाइट बैलेंस करना चाहिए, बहुत शानदार है। मैं शायद कल या परसों जब हम लोग लाइव शूट करेंगे, लाइव डेमो शूट करेंगे, उस समय मैं आपको कस्टम व्हाइट बैलेंस कैसे करना है इसके माध्यम से आपको दिखाऊंगा, और लाइव कस्टम व्हाइट बैलेंस भी शूट करेंगे। और हो सकता है कि मैं आपको कल एक रिंग लाइट लेके जिसके अंदर मैं येलो लाइट एंड व्हाइट लाइट, मतलब कि मुझे बल्ब पे शूट करना है तो कैसे करना है, या फिर मेरी व्हाइट लाइट है तो उसमें कौन सा लाइट बैलेंस रखना है, वो भी मैं आपको लाइव डेमो में शूट करके दिखाऊंगा। और अगर मैं केल्विन यूज करता हूं तो मुझे किस तरह से करना है वो भी मैं आपको तीनों को लाइव शूट करके बताऊंगा। तो ये व्हाइट बैलेंस का सेगमेंट वहां पे होगा। उसके बाद ओके, कस्टम व्हाइट बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ जाना होगा, और यहाँ से फिर जो भी हमें एक इमेज क्लिक करके उस फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ से फिर हमें सेट करना होगा, और यहाँ से इसको इस तरह से ओके 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 इस तरह से जो मैं आपको कल पूरा 3 अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन क्रिएट करके उसके बाद मैं दिखाऊंगा। इसके बाद व्हाइट बैलेंस शिफ्टिंग है, और उसके नीचे आप देखो यहाँ पर स्लैश बीकेटी मतलब कि ब्रैकेटिंग है। मैं चाहता हूं कि मेरे जो कलर टोन्स है उसमें मुझे हल्का सा ग्रीन टोन ज्यादा मिले। कोई पसंद करता है पिंक टोन, तो वो चाहे तो पिंक टोन यहाँ से ऐड कर सकता है, कोई चाहता है रेड टोन तो थोड़ा सा रेड टोन भी यहाँ से पसंद कर सकता है। बट मैं ज्यादातर सिलेक्ट करता हूँ उसको स्टैंडर्ड पे, मतलब सेंटर में ही रखता हूँ। लेकिन अब देखो यहाँ पर ब्रैकेटिंग ये फुल सर्कल है, तो अगर मैं ये बड़ा वाला सर्कल चेंज करता हूँ तो अब देखिए यहाँ से ये चेंज होता है, तो चेंज होता है मतलब कि इसका प्लेसमेंट जो है पूरा इस तरह से चेंज कर सकते हो।
मतलब कि मुझे 3 अलग अलग टॉनिक में शॉट लेना है, ग्रीन, एक्यूरेट और पिंक, तो वो भी मैं यहाँ पर से सेट कर सकता हूँ। मतलब कि मुझे जो कलर टोन चाहिए वो मैं शूट करते वक्त इसमें सेट कर सकता हूँ। ये सब चीज भी आप आपकी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद दो ऑप्शन मेरे पास है कलर स्पेस में, एडोब आरजीबी एंड एडोब एसआरजीबी। तो ज्यादातर हम लोग जो है एसआरजीबी रखते हैं, लेकिन एडोब आरजीबी जो है एसआरजीबी से एक्चुअल 5 टाइम्स बेटर है। मतलब कि एसआरजीबी से 5 गुना कलर जो है डेटा एक्वायर करता है, जिसको आप बाद में करेक्शन में उसको जो है अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। बट हम हमारे यहाँ ज्यादा पॉपुलर एसआरजीबी, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कि हमारी फोटोग्राफी की जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है वो भी वही काम करती है। मतलब भाई आप YouTube पे अगर कोई अच्छे क्वेश्चंस आते तो मुझे बताना। आज मेरे साथ मलय भाई है जो भी YouTube पे भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, और आपको अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप YouTube में अपना जो मैसेज बॉक्स है उसमें मैसेज डाल सकते हैं और उस तरह से भी काम कर सकते हैं। हम लोग 10 मिनट के बाद एक ब्रेक लगाएंगे और तब तक मलय भाई मेरे को जो अच्छे जो क्वेश्चंस है कुछ वो मुझे बताएंगे। तो मतलब मैं जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चंस आते हैं वो आप मुझे बता सकते हो। चलिए 1 2 3, तीसरे नंबर में आ रहा है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल जो है यहाँ पे है स्टैंडर्ड, उसके अंदर जा रहे हैं। पहला है ऑटो, स्टैंडर्ड, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फाइन डिटेल एंड न्यूट्रल। तो ये कुछ मेरे पास 5 से 6 पिक्चर स्टाइल ऑलरेडी है। मेरी सबसे पसंदीदा जो पिक्चर स्टाइल है वो स्टैंडर्ड है, और मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको वेडिंग फोटोग्राफी करनी है, स्टूडियो करना है, तो स्टैंडर्ड इज वेरी गुड। और इसमें अगर मुझे पोर्ट्रेट शूट करना है, मतलब मुझे हल्का सा येलो टोन ज्यादा चाहिए, मुझे पसंद है, तो फिर मैं जो है पोर्ट्रेट पे जाता हूँ। अब आपको ये लगेगा यार ये सब क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इससे फर्क ये पड़ता है, जब आप पिक्चर स्टाइल को पोर्ट्रेट पे रखते हो तो कैमरा जो है बाय डिफॉल्ट येलो टोन को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया वर्ल्ड में जितने भी स्किन टोन्स है वो ज्यादातर येलो के आसपास है, या तो ब्राइट येलो है, मीडियम है या डार्क येलो है। बट इसमें से जो येलो टोन है उसको ज्यादा कैप्चर करने के लिए प्रॉपर्ली प्रयोग करेगा और शार्पनेस कम करेगा। पिक्चर पोर्ट्रेट में ये एक फायदा होता है। उसके बाद लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि जब आप शूट करने जाते हो लैंडस्केपिंग में आप देखो तो समंदर होता है, पर्वत होते हैं, फिर नदी, या मतलब कि जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा स्काई या ब्लू या ग्रीन कलर कैप्चर करना है। तो जिस समय आप लैंडस्केप सेट करते हो तो कैमरे का जो सेंसर है वो ऑटोमेटिक, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो ग्रीन एंड ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और उस कलर को ज्यादा से पकड़ता है, मतलब परफेक्टली पकड़ता है, और आपकी जो इमेज उसमें शार्पनेस बढ़ा देता है। पोर्ट्रेट में शार्पनेस कम, लैंडस्केप में शार्पनेस ज्यादा, ये फंडामेंटल है। तो आप जब ये लैंडस्केपिंग शूट करो तब इसको यूज कर सकते हो। यहाँ तक कि कई बार हम लोग जो है प्री वेडिंग शूट करने जाते हैं उस समय भी लैंडस्केप करते हैं। कई मेरे फोटोग्राफर जो है, जो दोस्त जो प्री वेडिंग शूट करने जाते हैं, कपल शूट, उनको एक दिक्कत आती है, स्काई जो है वो ब्लू कलर में नहीं दिखता है। तो आपको अगर स्काई को अगर ब्लू कलर में कैप्चर करना है तो सेट पिक्चर कंट्रोल में जाइए, लैंडस्केप में जाके जब भी कपल की फोटोग्राफी करो वाइड एंगल में तो लैंडस्केप मोड रखो। नंबर 2, आपका जो व्हाइट बैलेंस है उसको 4500 केल्विन रखो। आपको सीधा विदाउट एडिटिंग जो स्काई जो है ब्लू मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपको जो स्काई है वो ग्रे कलर का या प्योर व्हाइट दिखेगा। परफेक्ट जो आपको ब्लूइश टोन चाहिए वो शायद नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स इसके बाद आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा एडिटिंग में, एडोब लाइटरूम में, बट आपको 80% जो है इमेज जो है बहुत शानदार इसमें मिलेगी, खास करके जब आप लैंडस्केपिंग शॉट शूट करते हो विद पोर्ट्रेट, कपल शॉट, तो ये उसमें बहुत यूटिलाइज करते हैं हम लोग। उसके अलावा एक है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का क्या फायदा है? वैसे फाइन ट्यून, न्यूट्रल, फेथफुल तीनों की जो आप रेंज देखोगे एक जैसी है, जो बाय डिफॉल्ट सेटअप एक जैसे ही, लेकिन आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा कि दुल्हन जो है गोरी रहती है, मतलब कि उसकी स्किन जो है ब्राइट रहती है, और दूल्हा जो होता है वो डार्क स्किन रहता है, मतलब कि ब्लैक रहता है। ऐसा कई बार हम लोग हमारे साथ शादी में होता है, और खास करके दिक्कत तब आती है जब दोनों कपल शॉट हम लोग बनाते हैं। कपल शॉट बनाते वक्त फिर दोनों का जो हमारा टोनिंग या एक्सपोजर वो मैच नहीं होता है, तो आपको क्या करना है उस समय? न्यूट्रल सिलेक्ट करना है। न्यूट्रल सिलेक्ट करने के बाद आपको डिटेल में जाना है, मतलब कि इन्फो फॉर डिटेल सेट। तो मैं इन्फो बटन यहां से प्रेस करता हूं तो डिटेल के अंदर जा सकता हूं। डिटेल में जाने के बाद पहले तो मैं डिफॉल्ट सेट, मतलब कंपनी ने जो दिया था वो मैं कर देता हूं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं मुझे क्या करना है। ओके, अब
जब मैंने कंपनी डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मिल चुका है, न्यूट्रल में यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मेरा जो कॉन्ट्रास्ट है, ध्यान से समझना, मेरा प्रॉब्लम क्या है, लड़की गोरी है, लड़का काला है, मतलब कि मेरा जो कॉन्ट्रास्ट है उसको मुझे यहाँ से 2 स्टॉप कम करना है। यहाँ से कॉन्ट्रास्ट 2 स्टॉप कम, कॉन्ट्रास्ट सिलेक्ट करके 2, ये आपका लाइट ग्रे हो जाएगा, ये प्योर व्हाइट दिखेगा, इससे पता चलेगा। तो यहाँ था मैंने माइनस कॉन्ट्रास्ट 2 कर दिया, और सैचुरेशन जो है उसको 1 स्टॉप कम कर देना है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सपोजर में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कॉन्ट्रास्ट है, एक गोरा एक काला, वो दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा और आपको जो इमेज मिलेगी वो बहुत शानदार मिलेगी। तो ये यहाँ से थोड़ा सा आपको फर्क पड़ेगा। तो जब भी आपके सामने ऐसी कोई चैलेंजेस आती है कि आपको कॉन्ट्रास्ट में ज्यादा काम करना है, फॉर एग्जांपल आप कई बार गांव में जाओगे तो वहां पर बहुत सारे लोग जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे जगह पे ऐसा ट्रेडिशन है कि शादी में भी व्हाइट कपड़े पहनते हैं, तो उस समय आप जो है इसको सेट कर सकते हो, क्योंकि स्किन टोन डार्क रहती है और कपड़े व्हाइट रहते हैं। जब आप फोटोग्राफी करते हो तो उनके गारमेंट जो है रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, तो उनके फेसेस जो है आपको जो चाहिए उतनी शार्पनेस वगैरह नहीं मिलता है, तो उस समय भी आप न्यूट्रल को सिलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज है, आपको बहुत यूजफुल भी होगी। उसके बाद है मोनोक्रोम। मोनोक्रोम में आप मोनोक्रोम में जैसे मुझे डिटेल में जाना है तो आप यहाँ से मोनोक्रोम, बहुत सिंपल सी बात है कि ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन मुझे कोई फिल्टर इफेक्ट देना है तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, तो पर्पल, सेफिया, ब्लू, जो इफेक्ट मैं देना चाहूँ मैं यहाँ से दे सकता हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं बहुत अपनी फोटोग्राफी में, ऐसे फोटोग्राफी करते वक्त मैं इसको सारी जो क्रिएशन कर सकता हूँ। तो जिसको पसंद है मैं मोनोक्रोम, उसके लिए बहुत अच्छी चीज। मैंने भी 2-3 टोन जो है मेरे पास, तो और भी कैमरा है जिसमें मैंने सेट करके रखा है मोनोक्रोम के अंदर। मैंने अगर समझ लो हम लोग 1940-50 के आसपास है तो किस तरीके से हमारा टोनिंग रहेगा, वो सारी चीजें भी मैं देखता हूँ। यस मले भाई, कोई क्वेश्चंस? पिक्चर मेनू स्टाइल फरीથી સમજાવો। ओके, ठीक है। નોલેજ અબાઉટ બ્રેકેટિંગ એન્ડ એક્સપોઝિંગ ओके, કમ્પોઝિશનમાં। ओके। બીજો સરસ ક્વેશ્ચન છે। પછી 2 क्वेश्चंस तो मले भाई ने मुझे बहुत अच्छे बताए। एक कि सर मुझे फिर से आप पिक्चर स्टाइल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, और एक क्वेश्चन था कि सर ब्रैकेटिंग एंड एक्सपोजर के बारे में बताइए। ठीक है, और सर which things to take care in mind of perfect sharp and complete exposed photo। ओके, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें अगर परफेक्ट एक्सपोजर रखना है और शार्पनेस वाली इमेज चाहिए, उसके बारे में चलिए। वो तो हमारा कल ऑलरेडी है, शूट करते वक्त मैं आपको दिखाऊंगा अवेन साइड में कैसे काम करना है, अगर लाइट एज अ नॉइज है तो क्या करना है, अगर लाइट एज आपको वाइट बैलेंस में प्रॉब्लम कर रही है, क्रिएट कर रही है, तो कैसे काम करना है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन जो 2 बात अभी जो चली है उसके बारे में पहले हम लोग जो है पिक्चर स्टाइल फिर से देख लेते हैं। कुछ छोटी मोटी चीज अगर आपके शायद ध्यान में से निकल गई हो तो हम लोग फिर से बता देते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप रॉ में शूट कर रहे हो तो पिक्चर स्टाइल मैटर नहीं करता, ध्यान में रखना, क्योंकि रॉ में शूट करते वक्त कैमरा जो है वो 100% रॉ कैप्चर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पोस्ट प्रोसेस में, एडिटिंग में जाके, लाइट रूम में जाके या फोटोशॉप में जाके भी जो पिक्चर स्टाइल आपको चाहिए वो रख सकते हो। चलिए पिक्चर स्टाइल में फिर से जाते हैं। तो पिक्चर स्टाइल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसमें से एक है ऑटो, स्टैंडर्ड, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फाइन, डिटेल, न्यूट्रल, मोनोक्रोम। अब हर फोटोग्राफर अपने अपने हिसाब से रखता है। निकॉन यूजर्स को मैं मेरे पास निकॉन का कैमरा, तो मैं आपको रिकमेंड ये भी करूंगा कि आप निकॉन यूजर तो विविड को पसंद करें, उसमें आपको ज्यादा अच्छे वाइब्रेंट कलर मिलेंगे। लेकिन अगर कैनन यूजर है तो मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो आपको स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना चाहिए। अब पर्सनल में आपने देखा यहाँ पर स्टैंडर्ड तो रखा है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये चेंज है कलर, क्यों ऐसा है? जैसे ये सारे व्हाइट है, ये व्हाइट नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। इन्फो में जाके मैंने एक स्टॉप जो शार्पनेस है उसको बढ़ा के रखा है, ध्यान से देखो। एक स्टॉप मैंने जो शार्पनेस बढ़ा के रखा है, एक स्टॉप यहाँ पे देखो कंट्रास्ट भी बढ़ा के रखा है, और जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूँ एक स्टॉप सैचुरेशन भी बढ़ा के रखा है। तो आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड में फिर ये शार्पनेस, कंट्रास्ट और सैचुरेशन एक स्टॉप बढ़ाने का कारण क्या है? 2 कारण है। मेरे पास बाकी की जो लेंसेज है वो ब्लॉक लेंस है, मतलब कि मेरे जो ब्लॉक लेंसेज है उनकी शार्पनेस और वो लेंसेज नए, तो उसके कारण उसकी जो डिटेलिंग कलर ज्यादा मिल रहे। ध्यान से समझना, मेरे पास जो किट लेंस है, पहली बात तो ये है कि वो f4 का है और 2 से 3 साल पुराना है, तो उसकी शार्पनेस थोड़ी सी कम हो चुकी है कंपेयर टू नए और ब्लॉक लेंस। तो मुझे दोनों की कंपैरेटिवली परफेक्ट जो शार्पनेस मिले, तो मैं ध्यान रखता हूं कि जब मैं किट लेंस यूज कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है,
और अगर मुझे ब्लॉक लेंस यूज करना है तब मुझे मेरी पिक्चर स्टाइल को चेंज करना है। तो यहाँ पर जो मैं ये हमेशा किट लेंस पे ही यूज करता हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है अपनी शार्पनेस बढ़ा के रखी है, अपना जो है यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन बढ़ा के रखा है, ताकि मेरे सारे पिक्चर्स जो है मुझे इक्वल मिले। ये थोड़ा सा आपको भी होगा। कई सारे मेरे फोटोग्राफर दोस्त हैं जो अदर ब्रांड के भी लेंसेज यूज करते हैं, जिससे कि कई बार फोटोग्राफर की गलती क्या होती है कि जब कैमरा लेते हैं उस समय वो एक ही लेंस लेते हैं, किट लेंस। अब कैमरा लेने के 2 साल या बाद 1.5 साल बाद 3 साल बाद वो 70-200 2.8 का लेंस लेते हैं, 85 mm का लेंस परचेस करते हैं, या कोई 50 mm का लेंस परचेस कर लिया। अब रिजल्ट में फर्क आता है। अब वो रिजल्ट में फर्क जो आता है उसको आपको अगर चेंज करना है, जैसे अगर आपने नया लेंस लिया तो आपको उसकी शार्पनेस बहुत शानदार मिलेगी, बहुत जबरदस्त मिलेगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर आपको दोनों को लेवल में लाने के लिए ये शार्पनेस और कॉन्ट्रास्ट का खेल करना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल है, जो देखते उससे पता चल जाता है कि इमेज में शार्पनेस कितनी है, कम है। चलिए उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं अच्छा दूसरी चीज मैं ऑटो स्किप कर दिया था शायद, अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो, स्ट्रीट फोटोग्राफी, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ऑटो पे जाइए, क्योंकि ऑटो स्ट्रीट में क्या होता है, कभी आप हार्ड लाइट में काम कर रहे हो, कभी शेडो में काम कर रहे हो, कभी सनसेट में, वेरिएशन चलता रहता है लाइट का, कॉन्स्टेंटली लाइट जो चेंज होती रहती है। उस समय अगर आप ऑटो रखोगे तो भी अच्छा है। उसके बाद जैसे मैंने बताया, अगर मुझे पोर्ट्रेट्स ज्यादा क्लिक करने हैं, डेडिकेटेडली मैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करूंगा, तो मैं अपनी जो पिक्चर स्टाइल उसको मैं पोर्ट्रेट पे ले लूंगा यहाँ, जिससे कि मुझे जो येलो टोन है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा मिले। कैमरे का जो सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करता हूँ, वो येलो टोन को ज्यादा प्रायोरिटी देगा, नंबर 1। नंबर 2, शार्पनेस कम करेगा हल्की सी। अब आप सोचोगे शार्पनेस कम करने की क्या जरूरत है? पोर्ट्रेट का सीधा मतलब होता है कि क्लोजअप शॉट्स, ज्यादातर क्लोजअप, मिड क्लोज, लॉन्ग शॉट है, क्लोजअप। तो कई बार क्या होता है, पिंपल्स होते हैं, स्किन पे डॉट्स होते हैं, या इस तरह से, तो शार्पनेस कम होने के कारण वो हल्का सा कम दिखता है और आपकी जो पोर्ट्रेट है वो अच्छी दिखती है। जैसे कई लोग आजकल पोर्ट्रेचर लगाते हैं या और भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा आपको सॉफ्ट मिलेगा कंपेयर टू स्टैंडर्ड और अदर आपका जो पिक्चर स्टाइल है। लैंडस्केप के ऊपर आते हैं। जो लैंडस्केपिंग करना चाहते हैं उनके लिए लैंडस्केप पे जाओगे तो आपको ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर, ब्लू कलर बोले तो समंदर में ब्लू कलर था, स्काई में भी ब्लू कलर था, हर जगह ब्लू कलर मिलेगा, तो उसकी जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा मिलेगी। और ग्रीन कलर मतलब कि अगर आपका जंगल वगैरह तो वहां पर भी आपको ग्रीन कलर ज्यादा मिलेगा। तो जब आप लैंडस्केप सिलेक्ट करते हो तो ग्रीन कलर जो आपको प्रायोरिटी में ज्यादा मिलेगी। नंबर 2, इसके साथ साथ शार्पनेस भी ज्यादा मिलेगी। खास करके लैंडस्केपिंग में ये रहता है कि आपको शार्पनेस ज्यादा मिलेगी। रीजन ये होता है कि आपको शॉट वाइड एंगल लेना है और डिटेलिंग कई बार देखनी होती है, तो उसी के लिए लैंडस्केप अच्छा है। फाइन डिटेल एंड न्यूट्रल की जो मैंने बात बताई आपको, कि आपको अगर कभी ऐसा होता है कि लड़की गोरी है, लड़का काला है, मतलब कि कॉन्ट्रास्ट कपल आ जाता है, उस समय आपको न्यूट्रल सिलेक्ट करके एक स्टॉप सैचुरेशन और एक स्टॉप का दो स्टॉप कॉन्ट्रास्ट और एक स्टॉप सैचुरेशन कम करके फिर आपको शूट करना चाहिए। कुल मिला के जो पिक्चर स्टाइल है वो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। इवन मोनोक्रोम में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी वेडिंग शूट में जाओ तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कम से कम आपको 5 फोटो ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि मोनोक्रोम में शूट करने चाहिए, और हो सके तो 5 फोटो में से 3-4 जो है सिंगल लाइट, मतलब एक साइड से लाइट एक साइड से शेड हो, उस तरीके से क्लिक करनी चाहिए। वो एल्बम में आपको बहुत अच्छा लगेंगे और पोस्ट प्रोसेस में जरूरत नहीं, आप सीधा देखिए बहुत शानदार मिलेगा। यस मले भाई, कोई मीडिया में क्वेश्चंस? There's a question. How to set best white balance? ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हाउ टू सेट परफेक्ट व्हाइट बैलेंस, बेस्ट व्हाइट बैलेंस। तो ये व्हाइट बैलेंस और कम्युनिकेशन और फ्लैश का जो है हमारा कल का सब्जेक्ट है, फिर भी मैं आपको कल इसको मैं टोटली मैन्युअली दिखाऊंगा कि कस्टम व्हाइट बैलेंस कैसे करना है, और अगर मिक्स लाइट है व्हाइट एंड येलो तो कैसे काम करना है। यस, अगर एडोब आरजीबी बेस्ड है तो एसआरजीबी क्यों? ओके, एडोब आरजीबी बेस्ड है तो एसआरजीबी क्यों? उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से मेन कारण ये है, सॉरी मैं क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन ऐसा है कि अगर एडोब आरजीबी 5 टाइम्स बेटर इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है तो एसआरजीबी क्यों? क्योंकि इंडिया में जितने भी हमारी जो प्रिंटिंग लैब है ज्यादातर वो एसआरजीबी पे प्रिंट करती है, इसीलिए क्या है कि ज्यादातर फोटोग्राफर पहले से उसमें डाइवर्ट हो चुके हैं। हालांकि अभी बहुत सारी जो है मशीनरीज जो आ चुकी है, प्रिंटिंग मशीन जो एडोब आरजीबी पे प्रिंट करती है, बट पहले इतने ऑप्शंस नहीं थे, बट एक पहले से ये ट्रेंड चला है तो इसलिए लोग करते हैं। अदरवाइज आज जितनी भी कमर्शियल इंडस्ट्री है, कमर्शियल बोले तो जो विजिटिंग कार्ड है या फिर अपने फ्लैक्स बैनर और काफी सारी इंडस्ट्रीज है जो लोग एडोब आरजीबी पे ही प्रिंट करवाते हैं, सिर्फ वेडिंग वाले ज्यादातर ऐसा आरजीबी पसंद करते हैं।
अदरवाइज ऐसी कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एडोब आरजीबी पे शूट करोगे तो एक चीज और है, आपको स्क्रीन पे जो आपकी इमेज क्वालिटी थोड़ी सी फीकी दिखेगी, बट वो आप करेक्शन कर सकते हो। यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन। लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन का मतलब ये है कि जब आप एक्सपोजर लॉन्ग रहता है, लॉन्ग का मतलब रहता है कि आपका शटर स्पीड 1 सेकंड से ज्यादा है, मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड या इंफिनिट तक, तो उस समय जो नॉइस है सॉफ्टवेयर जो है उसको रिड्यूस करेगा। इसमें आपके पास ऑटो का भी ऑप्शन है, ऑन भी है, ऑफ भी है, तो आप इसको ऑटो पे रखिए। जिससे क्या होगा कि जब कभी भी आप फॉर एग्जांपल आपने व्हाइट बैलेंस लो कर दिया, सॉरी शटर स्पीड लो कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो जो है अगर नॉइस आता है तो अपने आप उसको सॉल्व कर देगा। जैसे लॉन्ग एक्सपोजर वैसा ही दूसरा है हाई स्पीड नॉइस रिडक्शन। अब कई बार क्या होता है, अगर आपने आईएसओ बढ़ा दिया, हाई आईएसओ स्पीड नॉइस रिडक्शन, एनआर का मतलब है नॉइस रिडक्शन, मतलब कि आईएसओ आप ले गए 3000 से ऊपर, 4000, 5000, 6000 और रोशनी भी कम है, लाइट कम है, तो सॉफ्टवेयर अपने आप सिलेक्ट करेगा कि मुझे काम करना है और जो नॉइस है उस पर वो काम करेगा और नॉइस को रिड्यूस करेगा। उसका भी लेवल है, आप हाई रखना चाहो, स्टैंडर्ड रखना चाहो या लो रखना चाहो, जो भी आप चाहो वो कर सकते हो। मतलब कि एक बार अपना हाई आईएसओ सेट तो कर दिया, उसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा चाहो तो नॉइस को रिड्यूस कर सकते हो। यस सर। प्रोफाइल में शार्पनेस नहीं आ रही है, ओके, तो उसके लिए क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है। किसी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर हम जब शूट करते हैं तो हमारी जो पिक्चर प्रोफाइल उसमें शार्पनेस नहीं आ रही, इसके बारे में। और सर व्यूअर कितने हैं हमारे? 188। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद कि 200 लोगों के आसपास जो है हमारे YouTube पे देख रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन ये था कि शार्पनेस अगर आपके इमेज में कम आ जाए, तो मैंने जैसे आपको बताया तो दो चीजें हो सकती है। एक, अगर आपका एक लेंस पुराना हो गया है, उस पर फंगस लग गई है या ऐसा कुछ होता है, तो कई बार वो लेंस जो है सॉफ्ट हो जाता है, आपको शार्पनेस नहीं मिलती। तो मैं एक बार बता दूं, आपको स्टैंडर्ड में ही जाना है। अगर आप स्टैंडर्ड यूज करते हो तो स्टैंडर्ड में जाके इसको इन्फो दबाना है, सेट, उसके बाद इन्फो, और यहां पर आप देख सकते हो शार्पनेस है, तो यहां से शार्पनेस बढ़ा देना है। सिंपल सी चीज है। अब इसमें दो तीन चीजें जैसे कि स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ जो ओवरऑल शार्पनेस जो है आपकी इसको बढ़ाएगा। फाइननेस मतलब कि अगर जो नॉइस आ रहा है उसको कम करेगा। शार्पनेस दो तरीके से बढ़ती है, तो इसमें जो फाइननेस है वो नॉइस को रिड्यूस करेगा, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। बट मास्टर जो है आपको स्ट्रेंथ जो है शार्पनेस की उसको बढ़ा देना है। आपको सैंपल शॉट लेना है, एक 0 लेवल पे, फिर 2 स्टेप बढ़ा के, फिर 2 स्टेप बढ़ा के, जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं परफेक्ट है उस पर फिर आपको आगे काम करना है। उसके बाद है हाईलाइट ऑन प्रायोरिटी। जैसे हमने अभी एक ऑप्शन देखा था ऑटो लाइट ऑप्टिमाइजर, वैसा ही जो शेडो का कॉन्ट्रास्ट काटता था, यहाँ पर हाईलाइट जो है उसको काटेगा। जैसे कि हम लोग जब भी आउटडोर में शूट करते हैं या कई बार स्टूडियो में भी शूट करते हैं, तो आपने देखा वो व्हाइट कलर के पेज पड़ जाते हैं, सफेद सफेद, ओवर एक्सपोज जिसे बोल सकते हैं, शाइनिंग आती है, जिसको व्हाइट कलर के पेज बोलते ज्यादातर। तो वो जो टोन है हाईलाइट टोन, उसको यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, या तो वो ऑन रहेगा या फिर ऑटो लाइट ऑप्टिमाइजर ऑन रहेगा या तो फिर हाईलाइट ऑन प्रायोरिटी ऑन रहेगा, दो में से एक रख सकते हो। तो फिलहाल मैंने इसको ऑफ रखा है। उसके बाद है बेस्ट डेटा। ये हमारा एक कैनन का सॉफ्टवेयर है डीपीपी करके, उसमें जाके इसको ऑपरेट करना होता है। ज्यादातर हमारे वेडिंग इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। यस सर, कोई क्वेश्चन सर? हाँ, हाउ टू अंडरस्टैंड कलर हिस्टोग्राम। ओके, बहुत अच्छी बात बताई। कलर हिस्टोग्राम एंड लाइट हिस्टोग्राम, ये हम लोग शायद 2-3 सेशन के बाद देने वाले हैं, जो इन डेप्थ है, जिसका हम लोग सीधा लाइटरूम के साथ कनेक्शन है। तो मैं शायद उस टाइम ही मैं आपको एक्सपोजर के साथ दिखाऊंगा कि मैं कुछ शॉट्स है उसको ओवर एक्सपोज करके आपको लाइटरूम में दिखाऊंगा, कुछ शॉट्स है उसको अंडर एक्सपोज करके दिखाऊंगा, और तीनों को मैच करके फिर इस हिस्टोग्राम को हमें कैसे देखना है और इसका फायदा क्या है। और ज्यादातर हिस्टोग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर समझ लो आप कभी शादी में वेडिंग शूट करने गए और बारात चल रही, दिन में धूप होती है, कई बार इंडिया में 40-45 डिग्री में काम करे, तो हम स्क्रीन पे जज नहीं कर पाते हमारा फोटोग्राफ्स ओवर है या अंडर है। तो फोटो जब हम लोग प्ले करते हैं तो हमें जब हिस्टोग्राम देखते हैं तो यहाँ से पता चलता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा हिस्टोग्राम है अंडर ओवर का, यहाँ पर जितना भी एरिया है ये मिड है और ये मेरा अंडर, तो ये जितना ऊपर जाएगा उतना ओवर, ये जितना अंदर जाएगा उतना अंडर। अब हमें ध्यान ये रखना है कि बीच वाला जो पोर्शन है, टावर ज्यादातर यहाँ पर है, ना इस तरफ जाए ना इस तरफ जाए, तो आपका एक्सपोजर वो सही है।
स्क्रीन की ब्राइटनेस कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई बार फोटोग्राफर गलती क्या करता है, हिस्टोग्राम को देख क्या बोलते हैं, फोटो तो देखता है लेकिन स्क्रीन की ब्राइटनेस कम ज्यादा होने के कारण उसके फोटो अंदर हो रहा है, उसको पता नहीं चलता। अगर ये गलती आपसे हो रही है तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो हिस्टोग्राम है वो बीच में ही ऊपर होना चाहिए। ये जितना लेफ्ट जाएगा उतना ओवर होता जाएगा, जितना राइट साइड जाएगा इतना वो अंडर एक्सपोज होता जाएगा। तो आप जब भी फोटो क्लिक करो तो आपका अप्रोक्सीमेटली जो ग्राफ है मैक्सिमम जो है यहाँ पर रहना चाहिए, ताकि आपका फोटोग्राफ जो है एक्यूरेट एक्सपोजर मिले। तो इसके कारण आपका काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। खास करके जब धूप में फोटोग्राफी कर रहे हो, बारात वगैरह में फोटोग्राफी कर रहे हो, फटाक से देखने के एक्सपोजर लेवल क्या है, तो उस समय आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। इसके अंदर एक और डिटेल में भी है, ये मैंने इसके लिए एक सेशन बना के रखा है ऑलरेडी, जो एडोब लाइटरूम के साथ है। उसके बाद है मल्टीपल एक्सपोजर। मल्टीपल एक्सपोजर एक इफेक्ट है जो बहुत पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि हमारे पास पहले FM10 कैमरा था, FM2 कैमरा था, जिसमें हम लोग डबल रोल में एक्सपोज कर पाते थे। ये वैसे ही है, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो शॉट्स क्लिक करना है उसके लिए जो मॉडल भी चाहिए और प्रॉपर लाइटिंग भी चाहिए। तो कल या परसों जब भी हमारा कोई सेशन होगा उसमें मैं आपको मल्टीपल एक्सपोजर दिखाऊंगा। फिर भी इसको मैं ऑन करके दिखाऊंगा तो क्या होता है इसमें। जैसे इसको हम लोग ऑन करेंगे, फिलहाल डिसेबल है, डिसेबल से एनेबल। देखो कैनन में जो लैंग्वेज है, डिसेबल का मतलब बंद, एनेबल का मतलब ऑन। तो आपको इसको पहले तो ऑन कर देना है। उसके बाद एक्सपोजर मल्टी एक्सपोजर कंट्रोल, उसकी जो इफेक्ट है वो क्या रहने वाली है, तो उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। उसमें दो ऑप्शन है, एवरेज एंड एडिटिव। तो हम लोग ज्यादातर एवरेज ही सिलेक्ट करते हैं, ताकि आपका जो एक्सपोजर जो कंट्रोल है एक्सपोजर फोटो के ऊपर दोनों परफेक्ट मिलेगा। नंबर ऑफ एक्सपोजर, अब आपको एक फ्रेम में कितने फोटो क्लिक करने हैं, तो यहाँ पर लिखा है 2। इसको मैं चाहूं तो बढ़ा सकता हूँ, कुछ कैमरे में ये 5, 7, 10 तक भी आता है, 15 भी होता है, जिससे कि इसमें 9 है। तो मैं एक फोटो में 9 बार क्लिक कर सकता हूँ, मुझे दूसरी फ्रेम पे जाने की जरूरत नहीं है। मेरा कैमरे का जो सेंसर है एक ही फ्रेम में मुझे 9 बार क्लिक करने की परमिशन देता है। हालांकि आपको इसको बहुत वेल प्लान करना होगा, बहुत प्रॉपर वे से जाना होगा, तब जाके आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसको मैं अभी 2 या 3 पर भी कर सकता हूँ। तो ज्यादातर हम लोग डबल एक्सपोज या ट्रिपल एक्सपोज करते हैं। मैं इसका कल आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी शेयर करूंगा, डेमो भी शेयर करूंगा और आपको क्लिक करके भी दिखाऊंगा, तो आपको और मजा आएगा। और उसके बाद एक ऑप्शन है कंटिन्यू मल्टीपल एक्सपोजर। कंटिन्यू मल्टीपल, इसमें लिखा है 2 ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करके एक है कंटिन्यूस और वन शॉट। कंटिन्यूस का मतलब है कि बार-बार आपको मल्टीपल एक्सपोजर शूट करना है या एक बार सिंगल टाइम, तो वो भी आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। यस सर, ये पिक्चर साइज जो दिखाई वो 6D Mark II के लिए ही है या Mark IV में भी चल सकती है? नहीं सर, आप अगर आपके पास 80D है, Canon 5D Mark IV है, Canon का कोई भी कैमरा है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी कैमरे में पिक्चर स्टार ऐसे ही वर्क करेगी Canon में। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप निकॉन यूजर हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप विविड में जाइए, जो मेरा पसंदीदा है। अगर आप सोनी यूजर हो तो सोनी में भी अगेन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्टैंडर्ड पे जाइए। तो कैनन की जितनी भी आपके पास प्रोडक्ट है, निकॉन का कैनन का 5D Mark IV हो, Mark III हो, 6D हो, पुराना 6D हो या उससे पहले 7DD, 8DD, 9DD या कोई भी कैमरा हो, तो ये इसी तरह से वर्क करेगा। इसके अलावा दोस्तों मेरा फोन नंबर ऑलरेडी इसमें इस चैनल पर है। आप अगर कुछ भी आपको करे परेशानी होती है, कुछ काम है, तो मुझे फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप किसी भी जगह पे इसको पिक्चर स्टार को इसी तरह से यूज कर सकते हो, खास करके कैनन में। उसके बाद सिलेक्ट इमेज फॉर मल्टीपल एक्सपोजर, मतलब कि आपने कोई फोटो पहले क्लिक करके रखा है और उसी फोटो को एज ए मल्टीपल एक्सपोजर यूज करना है, तब भी आप कर सकते हो। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग वेल प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बारात लेके फोटोग्राफी के, हम लोग बारात लेके निकले शूट करने के लिए, यहाँ पे अच्छे से बैंड वाले प्रोसेशन निकला है, लोग डांस कर रहे हैं, दुल्हन अपने कमरे में है और अपने मेकअप का उसका रेडी हो गया। फॉर एग्जांपल एक शॉट जो है मैंने दूल्हे का क्लिक कर लिया, उसके बाद कुछ बारातियों के शॉट क्लिक किए। अब मैं जब दुल्हन के कमरे में जा रहा हूँ, ब्राइड के कमरे में जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ दूल्हा दुल्हन को दोनों का एक मल्टीपल एक्सपोजर शॉट हो। तो जो पहले शॉट था उसको सिलेक्ट करके मैं मल्टीपल एक्सपोजर कर सकता हूँ। ऐसी हजारों चीजें, हजारों तरीके से अपने अपने आइडिया से आप ये कर सकते हो। तो वो बाद में अगर आप फोटो सिलेक्ट कर लिया तो बाद में भी आप कर सकते हो। चलिए, उसके बाद इंटरवल टाइमर। इंटरवल टाइमर का मतलब आप जिस जैसे समझते हो वो है हमारा जो टाइम लैप्स है उसके बारे में, लेकिन नंबर ऑफ शॉट्स कितने लेना है उसके बारे में। इसको जैसा ही मैं सेट करता हूं, सेट करने के लिए मुझे इन्फो बटन दबाना है। अब यहां पर है इंटरवल, हवर
मिनट और सेकंड, मतलब कि मुझे कितना टाइम का इंटरवल चाहिए। तो पहले तो मुझे कितने सेकंड का चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे हर 3 सेकंड या 6 सेकंड के बाद शॉट लेने हैं। कितने शॉट लेने, नंबर ऑफ शॉट्स, तो नीचे आना है मुझे नंबर ऑफ शॉट 10 या 5 या जितने भी मुझे चाहिए, तो वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं ओके करके स्टार्ट करता हूँ, ये जो है मेरा टाइम लैप्स के लिए फोटोग्राफी शुरू हो जाएगी। लेकिन टाइम लैप्स की वीडियो बना के नहीं देगा, ध्यान से, ये आपको इंटरवल टाइमर करके फोटोग्राफी करके देगा। उसको फिर आपको सॉफ्टवेयर में ले जाके या दूसरे उसमें जाके आपको उसको वीडियो बनाना होगा, या आपको सिर्फ फोटोग्राफी करने की परमिशन दे रहा है। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं बल्ब टाइमर। बल्ब टाइमर का मतलब कि आपको कितने समय तक लॉन्ग एक्सपोजर चाहिए, ये वो है। उसके बाद है एंटी फ्लिकर शूट, मतलब कि आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग जो वीडियो मोड में रहते हैं उस समय हमें जिटर मिलता है, मतलब कि लाइंस इस तरह से ब्लैक कलर के बीच में आती है। उसका ये कारण होता है कि अगर आप 50 हर्ट्ज की लाइट का यूज कर रहे हो और आपकी 50 की शटर स्पीड है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 60 हर्ट्ज की लाइट यूज कर रहे हो, 50 की शटर स्पीड है, तो वो जिटर आती है, तो वो उसे बोलते हैं फ्लिकर, तो वो ऑटोमेटिक फ्लिकर को रिड्यूस कर देगा। उसके बाद है मिरर लॉकअप, ये फिलहाल ऑफ है, लेकिन इसको हम लोग जो है कल इसको मैं डेमो करके दिखाऊंगा कि अगर आपका कैमरा जो है हैंड शूट कर रहे हो और अगर चाहते हो 4 सेकंड या 8 सेकंड की शटर स्पीड से क्लिक करो और फिर भी आपका कैमरा शेक ना हो, तो मिरर लॉकअप आपको बहुत यूजफुल है। और दूसरा ये है कि कई सारे जो कैमरा रिपेयर होते हैं, जो सर्विस वाले, वो अपने सेंसर को क्लीन करने के लिए मिरर को अप करते हैं। मिरर लेस कैमरा में ये ऑप्शन नहीं है, बट मार्क 3 में है, मार्क 4 में है, और जितने भी हमारे मिरर वाले डीएसएलआर कैमरास है उन सब में ये ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो। अब ये एस्पेक्ट रेशियो जो है वो फोटोग्राफी के लिए, ध्यान से समझना, कोई इसको 16:9 पे मत रखना, ये फोटोग्राफी के लिए। नहीं तो क्या होगा कि आपके फोटोग्राफ जो है लैंडस्केप में क्लिक होंगे। उसका एक फायदा है कि आपको टीवी में प्रॉपर दिखेगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये ब्लैक आ रहा है क्योंकि ये 3:2 है, अगर ये 16:9 होगा तो पूरा स्क्रीन जो है भर जाएगा। तो फोटोग्राफी के लिए, वीडियो के लिए नहीं है, तो इसको यहीं पे रखना है। और उसके बाद है लाइव व्यू शूट। लाइव व्यू शूट का मतलब कि लाइव व्यू में अगर फोटोग्राफी करना चाहते हो तो यहाँ से एनेबल करना पड़ेगा, नहीं तो ये लाइव व्यू में फोटोग्राफी क्लिक फोटो जो है क्लिक नहीं करने देगा। यस मले भाई, अब मेरा जो रेड कलर का सेक्शन है वो खत्म होने वाला है, मैं प्लेबैक में जाने वाला हूँ। दोस्तों इसके साथ साथ आप और भी मुझे, जैसे ये वीडियो खत्म होता है, लाइव खत्म होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मुझे और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लाइव होना चाहिए। और इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है दीपक वाघेला 100, वो भी दीपक वाघेला 100 विदाउट आपको कोई भी स्पेस हो है, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। यस सर 2-3 अच्छे सवाल आए हुए हैं जी फ्रेंड्स के। एक तो है 6D Mark II में वायरलेस फ्लैश कैसे यूज करते हैं। दूसरा एक सवाल है प्रोडक्ट फोटोग्राफी में पिक्चर स्टाइल कौन सी रहेगी। ओके। और एक सवाल है जो स्टूडियो फ्लैश लाइट के लिए है, शेडो पैटर्न को कैसे बनाए इन स्टूडियो। ओके, चलिए स्टूडियो के लिए तो हम लोग पूरा एक सेशन अलग से लेंगे। और जो मेरे किसी दोस्त ने क्वेश्चन किया कि सर फ्लैश के बारे में, तो ऑलरेडी हमारा कल फ्लैश के बारे में भी होगा, और फ्लैश में भी जो क्वेश्चन है वो है रिमोट फ्लैश के बारे में, रिमोट फ्लैश कैसे यूज करना है, तो वो भी होगा। और कल भी मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर लाइव व्यू में फ्लैश को कैसे फायर करना है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और एक क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी में आपको पिक्चर प्रोफाइल क्या रखना है। अब ये डिपेंड है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप स्टैंडर्ड पे जाइए या फिर आप न्यूट्रल पे जाइए, मतलब कि फ्लैट पिक्चर होगा, तो आपको इमेज जो है बहुत बढ़िया मिलेगी। एक दूसरे फ्रेंड्स ने सर लिखा है जी सर, फोकसिंग कैसे इंप्रूव करें Mark II में। ओके, जब हम लोग हमारा फोकस का डिपार्टमेंट देखेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली फोकस पॉइंट कैसे यूज करना है और फोकस मोड कैसे यूज करना है। देखो ज्यादातर फोटोग्राफर जो है फोकस में गड़बड़ कहां करते हैं, उनके पास प्रॉपर उनको पता नहीं कि मुझे फोकस मोड कौन सा रखना है। मैं आपको बताता हूं, फॉर चलिए इसमें से बाहर आता है। हाँ, अब जैसे आप देख सकते हो यहां पर जो है फोकस मोड है, एएफ ऑपरेशन, ये फोकस मोड है, फोकस पॉइंट नहीं है। इसमें 3 ऑप्शन है, वन शॉट, एआई फोकस और एआई स्लो। अब देखो अगर आपको मैं सीधा बता दूं तीनों का मतलब क्या है। वन शॉट का मतलब है कि जब आपका सब्जेक्ट स्थिर है, मतलब कि स्टैटिक है, वो हिल नहीं रहा है, उस समय आपका फोकस मोड जो है वन शॉट होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि अगर मुझे प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना है, मतलब प्रोडक्ट मेरा हिल नहीं रहा है, मैं भी नहीं करूं। फॉर एग्जांपल मुझे पोर्ट्रेट शॉट निकालना है, स्टूडियो के अंदर मैं फोटोग्राफी कर रहा हूं, तो मेरा सब्जेक्ट भी स्थिर है, मैं भी स्थिर हूं, तो मुझे वन शॉट रखना है।
ये सिचुएशन में अगर आप लैंडस्केपिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो, या फिर आप आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी कर रहे हो, उस समय आपको वन शॉट रखना है। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजें जो गलतियां होती है और उसी में गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद है एआई फोकस। एआई फोकस का मतलब क्या है कि जब सब्जेक्ट मूव कर रहे हो, देखो यहां पर भी लिखा है, बहुत सिंपल सा, इफ सब्जेक्ट इज मूव ऑटो स्विचिंग, मतलब क्या हुआ, फिर से इसको लाते हैं, ऑन वन शॉट टू एआई सर्वो। ओके, जब सब्जेक्ट मूविंग होगा तो ऑटोमेटिक जो कैमरा का फोकस मोड है वो एआई सर्वो हो जाएगा, जैसे सब्जेक्ट रुक जाएगा फिर से वो वन शॉट कर जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा टेक्निकल बता रहा हूं, फिर से तीसरा मोड देखेंगे, आप समझ जाओगे इसमें क्या करना है। एआई सर्वो, जब आपका सब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरा मूवमेंट मॉडल है या कोई चल के मेरे पास आ रहा है और मुझे फोटोग्राफी करना है, उस समय मुझे जो है एआई सर्वो सिलेक्ट करना है। और एक चीज, एआई सर्वो सिलेक्ट करने से काम नहीं हो जाएगा, मुझे क्या करना है, मेरा जो शटर रिलीज बटन है उसको लगातार 60 to 70% दबा के रखना होगा, तब जाके वो फोकस को फॉलो करेगा। जिस समय मैं उसको फुल प्रेस करता हूं उस समय वो फोटो क्लिक करेगा। ध्यान से उसको लगातार दबा के रखना है, अगर आप उसको पकड़ के छोड़ रहे हो तो वो फोकस फॉलो नहीं करेगा। सिर्फ एआई सर्वो पर रखने पर कैमरा फोकस फॉलो नहीं करता है, उसको आपको कंटिन्यूस दबा के रखना है, तब जाके फोकस फॉलो करेगा और फुल प्रेस करने पर क्लिक करेगा। इससे बहुत बड़ा फायदा होता है, आपका सब्जेक्ट अगर हल्का सा भी मूवमेंट करता है तो फोटो आउट नहीं जाएगा। और ज्यादातर फोटोग्राफर को गड़बड़ ये होती है कि अगर सब्जेक्ट मूवमेंट में है तो प्रॉपर टाइमिंग पे फोकस नहीं मिलता, फोटो का शॉट जो है वो क्लियर नहीं आता। तो ये फोकस मोड को आपको बहुत ध्यान रखना है, तब जाके आपकी सारी इमेजेस जो है परफेक्ट शार्प आएगी। यस सर। सर एक फ्रेंड ने बढ़िया पूछा है, डे लाइट में ज्यादातर डे लाइट के अंदर मंडप कलरफुल रहते हैं, जी सर, तो व्हाइट बैलेंस कैसे सेट करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ज्यादातर गांव में या अच्छे अच्छे सिटी में भी होता है कि जब आप शादी के अगले दिन जब हल्दी होती है या कई बार मेहंदी या मामेरा रहता है, कई बार शादियां भी होती है, तो मंडप जो है लाल कलर का रहता है, ऊपर लाल कलर रहता है, कभी कोई पिंक कलर रहता है, पीला रहता है, तो उस समय कैसे व्हाइट बैलेंस करना है। तो कल मैंने आपको जो चीज जो बताने वाला हूँ वो है कस्टम व्हाइट बैलेंस। मतलब कि कस्टम व्हाइट बैलेंस के माध्यम से आप कैसा भी लाइट कलर, आपका रेड कलर होगा, येलो कलर होगा या मजेंटा कलर होगा, कोई भी कलर, उसको परफेक्टली व्हाइट बैलेंस कर सकोगे। तो कस्टम व्हाइट बैलेंस आपको मैं करके दिखाऊंगा ताकि किसी भी लाइट सिचुएशन में प्रॉपर्ली व्हाइट बैलेंस कर पाओ। तो उसके लिए मैंने जैसे एक चीज बताई आपको, ये ग्रे कार्ड है, ये ग्रे कार्ड आपके पास एक होना चाहिए जिससे कि आप कस्टम व्हाइट बैलेंस कर सकते हो। इससे आप व्हाइट बैलेंस भी कर सकते हो, कस्टम व्हाइट बैलेंस भी कर सकते हो। ये एक चीज आपके पास होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे में कितना व्यूअर्स है अप्रोक्सीमेटली? 15 मिनट पहला 198, ओके, वेरी नाइस। અત્યારે 10 मिनट लेट हुआ। ओके, अब दूसरा जो सेटिंग है वो है प्लेबैक मेनू। प्ले का मतलब कि फोटो क्लिक हो जाने के बाद उस पर क्या करना है, ये उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रोटेक्ट इमेज। प्रोटेक्ट, उसके अंदर जैसे गया तो इतने सारे ऑप्शन खुल गए, जिसमें से पहला है सिलेक्ट इमेजेस, सिलेक्ट रेंज, ऑल इमेज इन फोल्डर, मतलब कि एक फोल्डर में जितने फोटो सारे लॉक हो जाएंगे। अनप्रोटेक्ट मतलब कि जो सिलेक्ट किए उसको और डिसिलेक्ट करने के लिए है, और ऑल इमेज इन कार्ड। अब ये क्या है, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने फोटो सिलेक्ट किया, सेट बटन दबाता हूं तो यहां पर देखो लॉक का सिंबल आ गया, ये लॉक। इसका मतलब ये होगा कि ये फोटो लॉक हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये फोटो डिलीट नहीं हो सकता। कार्ड अगर फॉर्मेट करोगे तो ये डेटा चला जाएगा, लेकिन अगर आप डिलीट करोगे तो ये नहीं होगा। मतलब कि अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है उसको आप लॉक करके रख सकते हो तो गलती से डिलीट ना हो जाए, और कुछ नहीं। तो वैसा ही सारे ऑप्शंस इस तरह से सिलेक्ट रेंज, मतलब कि अगर मुझे अंदर जाता हूं, बहुत सारे मल्टीपल शॉट्स है, तो वन बाय वन मुझे अगर सिलेक्शन करना है मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं। चलिए, ऑल इमेज इन कार्ड, मतलब कि अगर कार्ड में बहुत सारे फोटो तो एक साथ वो सारे फोटो को जो है सिलेक्ट कर लेगा। अनप्रोटेक्ट मतलब उसको प्रोटेक्शन से निकालना है, अनलॉक करना है, तो अनलॉक ऑल फोटोज, ये भी आप कर सकते हो। इस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। उसके बाद रोटेट इमेज। रोटेट का मतलब क्या, फोटो को सीधा करना। अगर आपने कोई फोटो क्लिक किया उसको रोटेट करना है तब भी आप कर सकते हो। उसके बाद है इरेज। इरेज का मतलब है कि आप मल्टीपल, मतलब कि हम जो डिलीट करते हैं वन बाय वन, उसके बजाय अगर मुझे 9 की रो में या उससे ज्यादा भी एक साथ सिलेक्ट करके मुझे डिलीट करना है तो मैं इरेज के ऑप्शन से सारा फोटो को एक साथ जो इरेज कर सकता हूं, जो मुझे बहुत फायदा भी देता है। ऑल इमेज इन फोल्डर, फिलहाल मेरे पास मेरे कार्ड में एक ही फोल्डर है, अदरवाइज मैं आपको दिखा रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि आपने समझ लो एक जगह पे फोटोग्राफी करने के लिए फोटोग्राफी हो गई, दूसरे दिन
दूसरा फोल्डर बनाया और उसमें फोटोग्राफी कर रहे हो, तीसरे दिन कहीं और गए, अब पता चला कि मुझे पहले वाले दिन के जो फोटो उसको डिलीट करना है, मतलब कि फोल्डर नंबर 1 को डिलीट करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और दूसरा लास्ट ऑप्शन है ऑल इमेज ऑन कार्ड, मतलब कि सारे फोटो को अगर आप डिलीट करना चाहो तो भी वो आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपली से इरेज करने की बात है, डिलीट करने की बात है। प्रिंट ऑर्डर कैमरे में से सीधा अगर आप चाहो तो यूएसबी के द्वारा आप जो है प्रिंट निकाल सकते हो। फोटो बुक सेटअप, फोटो बुक सेटअप का मतलब कोई एल्बम बनाने वाली बात नहीं है, बट मैंने इस पर काफी रीड किया, बट मुझे कुछ ज्यादा इसमें समझ में नहीं आया। उसके बाद है रॉ इमेज प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल आपने कोई फोटो क्लिक किया है और कैमरे में ही आपको उसको एडिट करना है, तो यहां से हो सकता है सेट। अभी जैसे ओनली कंपेटिबल इमेज, ओके ये रॉ नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है, तो मैं एक रॉ फोटो क्लिक कर लेता हूं पहले। रॉ प्लस जेपीजी, इसको मैं मैन्युअल कर दिया, एक फोटो क्लिक कर दिया, ओके। ओके, ये हम लोग ने जो इंटरवल टाइमर चालू रखा था वो चालू रह गया, इसलिए ये वैसा हो रहा है। उसने 3 क्लिक कर ली थी, हमने नंबर ऑफ शॉट्स 3 कर दिए है। तो इसको प्ले करके देखता हूं तो मुझे दिखाई देगा कि मैंने एक जो लास्ट फोटो जो क्लिक किया है वो कैसा है। तो फॉर एग्जांपल ये वॉल वाला फोटो है और यहां पर चलिए मेनू में जाके रॉ प्रोसेस में, अब जैसे मैं इसमें गया मुझे सेट, जैसे मैं सेट बटन दबाता हूं तो मुझे, चलो भाई क्या हो गया, सॉरी मेनू में जाके रॉ प्रोसेस में जाना है। ओके सेट करना है, सब कुछ नहीं। शायद ये कनेक्शन छोड़ रहा है, चलिए ठीक है फिर से हो गया, हो गया। रॉ प्लस जेपीजी सही है। अच्छा इसको इन्फॉर्मेशन निकालना होगा पहले मुझे, नहीं सीधा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ओके बैटरी निकल के फिर से लगाना, शायद कुछ कनेक्शन नहीं था। ऐसा भी कभी-कभी होता है कि आप जब इस तरह से कुछ काम कर रहे हो तो बैटरी को निकालिए फिर से लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। खास करके कभी-कभी 2-3 चीजों में आता है, एक बैटरी एरर आता है और एक लेंस एरर आता है। कई लोगों का लेंस का एरर ज्यादा है, अगर आप लेंस बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हो, 70-200 का लेंस लगा रहे हो तो ये सब चीज होती है। चलिए कोई बात नहीं, रॉ मतलब सिंपली आपको अगर जो भी फोटो आप सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल ये है, उसको सेट किया, सेट क्या नहीं देता, छोड़ ही दे, बैटरी का नहीं। दोस्तों मैं बैटरी चेंज कर देता हूँ ताकि बीच में अटके नहीं, मेरे ख्याल से इसमें कोई बैटरी नहीं था। अरे ओके नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। क्रॉपिंग, आप कोई फोटो आपने क्लिक किया, उसको अगर आपको क्रॉप करना है, छोटी साइज करनी है तो आप उसको कर सकते हो। यहाँ से जो भी इमेज सिलेक्ट करना चाहो तो उस इमेज को सिलेक्ट करके कितना जूम कितना वाइड करके जो क्रॉप करना है वो कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपने सारे फोटो को लार्ज साइज में क्लिक कर दिया, आप चाहते हो उसको छोटा करने के लिए तो आप यहाँ से रीसाइज यानी कि छोटा कर सकते हो। उसके बाद है रेटिंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेटिंग जो है इसका मतलब होता है कि आपको रेट देना, मतलब कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार। इसका बहुत बड़ा फायदा है। फॉर एग्जांपल अगर आप कैंडिड फोटोग्राफर हो और आपको सेम डे 50 फोटो या 25 फोटो का एल्बम बना के देना, प्रिंट करके देना क्लाइंट को, या आपको एलईडी वॉल पे संगीत संध्या वगैरह में डिस्प्ले करना है, तो जो जो फोटो क्लिक करते जा रहे हो, आपको जैसे समझ लो आपने 15-20 फोटो सुबह में कोई छोटा सा इवेंट है उसमें क्लिक किया, उसमें से 2-3 फोटो अच्छे लगे तो उसको रेट दे दो स्टार्स को। इससे फायदा क्या होता है, जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया और सेट बटन दबाते ही आप देखो यहाँ पे चेंज होगा, मतलब मुझे कितने यहाँ पर 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार देना है। अब जैसे मैंने 3 स्टार दे दिया, मतलब ये फोटो जो 3 स्टार का हो गया, 5 स्टार हो गया, तो ये जितने भी स्टार्स है मैं दे सकता हूँ। और उससे फायदा ये होगा कि जब मैं व्यू करता हूँ, देखता हूँ, तो व्यू बाय रेटिंग देखूंगा तो मुझे स्टार वाले, मतलब कि जो मेरे सिलेक्टेड 25-50-100 फोटो वही दिखेंगे, मुझे पूरे 1000 फोटो देखने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो ये ज्यादातर हम लोग जो सिनेमैटिक वगैरह में भी यूज करते हैं। तो रेटिंग
सिलेक्ट रैंक भी ये भी है, दोनों कौन ओल्ड फोल्डर या स्पेसिफिक फोल्डर जिसमें भी आप जाओ कर सकते हो। स्लाइड शो मतलब अगर कि आपको बहुत सारे फोटोग्राफ्स है और स्क्रीन पे इस तरह से आपको दिखाना है, सारे फोटो को प्ले करना है, सिंपली इसको स्टार्ट कर दो। जब भी आप किसी क्लाइंट के घर पे गए ऐसा कुछ, तो ये वन बाय वन प्ले होते रहेंगे, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सारा फोटो जो है प्ले होता रहेंगे। सेट इमेज इन सर्च कंडीशन, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर स्टार रेटिंग, मतलब कि अगर आपने रेटिंग दे दिया तो आपको रेटिंग के हिसाब से दिखाएंगे। अगर आप चाहोगे तो डेट एंड टाइम के हिसाब से दिखाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको जो प्रीव्यू मिले वो फोल्डर, मतलब पहला फोल्डर दूसरा फोल्डर इस हिसाब से देखना, तो फोटोग्राफ्स आपको वैसे दिखेंगे। आप चाहते हो कि इसको लॉक, मतलब कि जो हमने प्रोटेक्शन के लिए लॉक लगाई थी, तो लॉक वाली फाइल सी दिखेगी, तो आप जो सिलेक्शन चाहो वो यहाँ से कर सकते हो। तो ये सारी चीज आप यहाँ से कर सकते हो। फोटो देखने के लिए ज्यादा कुछ इसमें डिटेल है नहीं। उसके बाद है प्लेबैक के लिए खास करके इमेज जंप। अब इसमें एक फोटो 10 फोटो सी, मतलब काउंट, उसके बाद फिर ये टाइम, डेट टाइम के हिसाब से, फोल्डर के हिसाब से, वीडियो क्लिप के हिसाब से, कैमरे के हिसाब से, लॉक के हिसाब से और रेट के हिसाब से। अब 10 का मतलब होता है क्या है कि 10-10 फोटो जंप करेगा। समझ लो आपने 1000 फोटो क्लिक कर लिए, तो जैसे आगे वाला आप जो है मेरा सब कमांड है उसको घुमाते 10-10 फोटो जंप मार के आपको फोटो दिखाएंगे। लेकिन आपने टाइमर पे रख दिया तो वो दिन के हिसाब से दिखाई देगा। और उसके बाद अगर फोल्डर सिलेक्ट कर लिया तो फोल्डर 1 के फोटो दिखाएगा, फोल्डर 2, फोल्डर 3, इस तरह कैसे आपको जो है चेंज दिखाएगा। स्टार अगर आपने रेटिंग सिलेक्ट किया है तो जब फोटो क्लिक करो तो रेटिंग वाले ही जो स्टार वाले फोटो है उसी को प्ले करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और खास करके सिनेमेटोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सिनेमेटोग्राफी करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप शूट करने गए, जब शूट कर रहे हो आपको पता चला यार ये शॉट अच्छा है, तो इमीडिएटली उसको स्टार दे दो। और आपको पता है मार्क 3 और मार्क 4 में तो बाहर ही रेट का बटन दिया है लेफ्ट साइड में, तो सीधा क्लिक करना है, आपको मेनू के अंदर जाने की जरूरत नहीं। उससे फायदा ये होता है कि सिलेक्टेड आपके 10, 20, 50 शॉट जो है वो अलग हो गए। अगर आपको सेम डे हाईलाइट एडिट करनी है, ऐसा कुछ बनाना है, शॉर्ट फिल्म बनानी है, टीजर बनानी है, तो आप वहीं पे बना सकते हो। तो रेटिंग का बहुत बड़ा फायदा है, तो इसको भी आप इस तरह से यूज कर सकते हो। चलिए उसके बाद 3 नंबर इसमें है हाईलाइट अलर्ट एनेबल डिसेबल। हाईलाइट का मतलब होता है कि आपने जो फोटो क्लिक किया है उस इमेज में कौन सा एरिया ओवर एक्सपोज है। जो एरिया ओवर एक्सपोज होगा वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, तो इसको हमेशा ऑन रखना चाहिए, मतलब कि एनेबल रखना चाहिए। ये जब आप एनेबल रखते हो तो अगर कोई भी एरिया ज्यादा ओवर एक्सपोज हो है तो आपको तुरंत वो दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक शॉट क्लिक करता हूं, ये फोटो मैंने क्लिक कर दिया, सी ये वाला एरिया थोड़ा सा ओवर है तो ये ब्लिंक कर रहा है। तो ओवरऑल इमेज मेरा जो है एक्यूरेट एक्सपोजर है, बहुत ज्यादा ओवर नहीं, लेकिन जो एरिया ओवर है वो दिखेगा। मतलब कि अगर डे लाइट होगी या रात को कहीं पर भी शूट कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आपकी फ्रेम में कौन सा एरिया ओवर एक्सपोज आ रहा है। तो बहुत आसान है और बहुत अच्छी चीज है। ऑटो फोकस पॉइंट डिस्प्ले एनेबल, इसका मतलब ये होता है कि जब फोटो प्ले करते हो तब आपको फोकस पॉइंट दिखेगा कि आपने फोकस कहां किया है, जैसे कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसका कारण ये है कि ये मैनुअल फोकस पे क्लिक किया है। जैसे मैंने कोई फोटो, फॉर एग्जांपल ये फोटो, तो फोकस पॉइंट यहाँ पर है, ये लाल कलर में दिखेगा। अच्छा इसका फायदा क्या है, तो जब आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो या कोई भी फोटो देखते हो आपको पता चलता है कि मैंने जहां फोकस किया है वहां पर ये मुझे नहीं मिल रहा है, या ऐसी कोई चैलेंजेस आती है तब आपको तुरंत पता चलता है कि मेरा फोकस कहां पर हुआ है। तो फोकस पॉइंट डिस्प्ले हमेशा ऑन होना चाहिए। उसके बाद प्लेबैक ग्रिड ऑफ। ग्रिड का मतलब है कि आपको जो रूल ऑफ थर्ड है वो इस तरीके से ब्रैकेट में प्लेबैक में दिखेगा। अगर आप चाहते हो तो 6/4 और 9 ग्रिड्स भी आपको दिखेंगे डायग्राम में। तो आपको अगर ऐसा कुछ देखना है प्ले करते वक्त तो आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने इसको सेट किया, अब जैसे मैं प्ले करूंगा तो मुझे रोल ऑफ थर्ड में ही कंपोजिशन पूरा दिखाई देगा। देखिए पहले मुझे पूरा ब्लैंक दिख रहा था, अब मुझे कंपोजिशन के साथ दिख रहा है। मैं इसको फिर से रिमूव कर देता हूं, इसको मैं प्ले करता हूं तो आप देख सकते हो पूरा। तो जिस तरीके से आपको देखना है उस तरीके से आप देख सकते हो। हिस्टोग्राम डिस्प्ले, इसमें आप चाहो तो हिस्टोग्राम में जैसे अभी किसी क्वेश्चन था हिस्टोग्राम में आरजीबी देखना है या ब्राइटनेस देखना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आरजीबी और ब्राइटनेस, जो आपको पसंद हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ज्यादातर मैं जो है ब्राइटनेस सिलेक्ट करता हूँ ताकि मेरी फ्रेम में कहाँ ओवर एक्सपोज है कहाँ अंडर एक्सपोज है वो मुझे बहुत आसानी से पता चले। उसके बाद है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जूम करना। इस लिखा है अप्रोक्सीमेटली 2x जूम।
तो 1x जूम, 2x जूम, 4x जूम, मुझे कितना जूम करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया यहाँ पर 8x, ध्यान से देखना, 8x जूम कर दिया, फोटो को मैंने प्ले कर दिया। अब जैसे मैं जूम बटन को क्लिक करता हूँ, प्रेस करता हूँ, सीधा 8x जूम करके दिखाएगा। देखो इतना एरिया दिखाया। तो ये प्लेबैक से ये जो जूम का जो रेशियो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, 8x, 2x, 4x। तो ज्यादातर लोग जो है 2x भी रखते हैं, और कई लोग जो है बहुत ज्यादा जूम करके देखने के हैबिचुअल है, तो उनको 10x करके रखना चाहिए। ये इस तरीके से आप जो है इसको सेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो प्लेबैक का मेनू था ये भी ऑलरेडी खत्म हो चुका है। इसके अलावा मलय भाई को मैं बोलूंगा कि क्या क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैडम मुझे भी कुछ क्वेश्चंस जो है सिलेक्ट करने का मौका दीजिए। तो थोड़ा सा पानी। चलिए सर, बहुत सारे क्वेश्चंस है वर्टिकल। ओके 85 mm वो एपर्चर कितना रखे जिससे फोटो आउटपुट ना आए। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है कि सर 85 mm का अगर मैं लेंस यूज कर रहा हूं तो मैं कितना एपर्चर रखूं तो फोटो आउट नहीं आएगा। सर आप कोई भी एपर्चर रखो फोटो आउट नहीं आएगा। फोकस पॉइंट जो है उसको प्रॉपर जगह पे सिलेक्ट करो, क्योंकि कई बार मेरे दोस्त फोटोग्राफर्स क्या करते हैं ऑटो, मतलब कि मैंने जो बताया फुल, मतलब कि सारे फोकस पॉइंट एक्टिव रखते हैं, तो जिसके कारण क्या गड़बड़ हो जाती है कि उनको जो चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने फुल वाला या फिर आपने ये वाला सिलेक्ट कर दिया है तो गड़बड़ ये हो जाएगी कि यहाँ पर ये सारे जो है आपके फोकस पॉइंट जो है स्क्रीन में दिखेगी, तो ये हो सकता है। ओके उसके बाद आपको रखना है सिंगल पॉइंट, तो आपका काम आसान हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? यस मतलब जो आपका कोई सारा क्वेश्चन हो तो मैंने तो प्लेबैक के लिए काफी सारे क्वेश्चंस है। लाइव कितना आ गया? ओके तो दोस्तों 3 सवा के लोग हैं और मैं चाहता हूँ आप आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें, तो जिसके कारण हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर पाए। एक फ्रेंड ने पूछा है मैट्रिक मोड के बारे में समझाइए। यस, मीटर रीडिंग जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे हम लोग वाइट बैलेंस के बारे में बात करने वाले हैं। सेम वे मीटर रीडिंग इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसके अंदर जो हमारा मैट्रिक्स मीटर रीडिंग है या स्पॉट मीटर रीडिंग है या एवरेटिंग है, इनका यूज कैसे कैसे करना है, तो इनके में आपको जो है फोटो के साथ जो है एग्जांपल दिखाने वाला हूं। ऑफ कोर्स उसका प्रैक्टिकल तो करेंगे, लेकिन उसका फोटो के साथ मेरा एक लाइटरूम के अंदर मैंने 2 घंटे का सेशन डिजाइन किया है, जिसमें HDR एक्सपोजर कंपनसेशन और ये अपना जो मीटर रीडिंग है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। यस फिर दूसरे फ्रेंड ने पूछा है शिफ्ट फोकस पॉइंट फिर से दिखाइए। सर फोकस पॉइंट का पूरा बाकी है, फोकस पॉइंट का पूरा बाकी है, अभी तो सिर्फ हम प्लेबैक तक पहुंचे, फोकस पॉइंट तक तो पहुंचे नहीं। ये तो कुछ क्वेश्चन निकला, इसमें मैं बता दिया था कि आपको ये सिलेक्ट करना है। अदरवाइज फोकस पॉइंट जो है मैं आपको फिर से बता दूं, चलिए बात निकली है। तो जब भी आप कैमरा यूज करते हो तो ध्यान रखना आपके कैमरे में यहाँ पर मतलब कि लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉर्नर पर स्टार है, स्टार के बाजू में जो बटन है वहां से आप जो है फोकस पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया ओके फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला जो है वो है स्पॉट फोकस, मतलब कि सिंगल पॉइंट। ये आ गया आपका सिंगल पॉइंट। ये जो फोकस पॉइंट है, अगर आप 85 mm का लेंस यूज कर रहे हो, 50 mm का लेंस यूज कर रहे हो, तो इसको पूरी स्क्रीन में घुमा के मेनली जो सब्जेक्ट की आंख है वहां पर आपको उसको शिफ्ट करना होता है, और शिफ्ट करना है आपका ये जो डायल है उसी से आपको इसको शिफ्ट करना है। तो आप इसको पूरी स्क्रीन में जहां पर भी चाहो उसको शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से फोटोग्राफी करोगे तो आपके फोटो कभी नेवर कभी आउट फोकस नहीं होंगे, उसको आपको आंख पर लेके जाकर ही फोकस करना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट बहुत दूर है, मतलब अगर आप वाइड एंगल लेंस यूज कर रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तब आपको क्या करना है, ये 9 पॉइंट फोकस यूज करना है। मतलब कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको आप यूज कीजिए और आप इस फोकस पॉइंट को फेस पे ले जाइए और फोकस कीजिए।
दो चीज है, अगर आप वाइड एंगल लेंस यूज करोगे तो आपको ज्यादातर 9 पॉइंट यूज करने पड़ेंगे, अगर आप टेली यूज करोगे मतलब क्लोजअप लेंसेज यूज करोगे तब आपके लिए सिंगल फोकस पॉइंट जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ये दो तीन चीजें। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जब आप संगीत संध्या में शूट कर रहे हो और लाइट बंद चालू होती है, स्टेज के ऊपर फोटोग्राफी कर रहे हो रात में, स्टेज लगा है जो है अपने क्लाइंट जो है वो स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हमारी जो डीजे लाइट्स है वो बंद चालू हो रही है, उस समय आपको सिंगल पॉइंट यूज नहीं करना है, उस समय भी आपको 9 पॉइंट यूज करना है। ऑटो भी नहीं करना है, ऑटो करोगे तो और गड़बड़ है, क्योंकि कभी कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है उस पीछे बड़ा सा एलईडी वॉल लगाता है और उस पर ग्राफिक्स करते रहते हैं और वहां पर ब्राइटनेस काउंटर ज्यादा होता है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, खास करके 9 पॉइंट फोकस ही सिलेक्ट करना है। अगर आपके फ्रेम में कोई नहीं है, पूरी फ्रेम खाली है, तो फिर आप ऑटो फोकस यूज कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा ज्यादा स्पॉट फोकस या 9 पॉइंट फोकस। यस मलय भाई। ગ્રુપ ફોટોગ્રાફી વર્ગોરો એમાં ફોકસિંગ કેવી રીતે? ओके, अगर आप ग्रुप फोटोग्राफी कर रहे हो तो अगेन आपको मैं रेकमेंड करूंगा सिंगल पॉइंट फोकस, लेकिन आपका जो एप स्टॉप है उसको आपको रखना है कम से कम 11, मतलब कि एपर्चर जो है आपका 11 रखना चाहिए ताकि आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाए। क्योंकि कई सारे मेरे फोटोग्राफर दोस्त ये मानते हैं कि मैं फोकस पॉइंट अगर सिंगल कर दिया तो एंड वाले जो लोग हैं वो आउट फोकस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, लाइट ज्यादा लगाना, मतलब कि 2 स्टूडियो यूनिट लगा के ही फिर फोटोग्राफी करनी है और आपका एप स्टॉप जो है उसको 11 रखना है, तब जाकर आपको जो है परफेक्ट आपको डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा, अदरवाइज आपको जो है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी और कई बार ग्रुप में जो ग्रुप वाले लोग हैं वो आउट फोकस हो जाएंगे। 85 mm में फुल फोटो खींचते समय नीचे ब्लर क्यों हो जाता है? ओके, अगर आप 85 mm फोटो का लेंस यूज कर रहे हो और फॉर एग्जांपल अगर आप 4 या 5 फीट या 6 फीट से शॉट निकाल रहे हो और फुल लेंथ तो आपको 8 फीट दूर जाना होगा। अगेन मैं ये बताऊंगा कि आपको अगर 1.8 पे शॉट निकालना है या 1.4 पे, कोई दिक्कत नहीं, फोकस पॉइंट को सब्जेक्ट के आंख पर ले जाइए, परफेक्ट फोकस कीजिए और क्लिक कीजिए, आपका फोटो 100% शार्प आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको कुछ कल या परसों कुछ शॉट्स भी जो है मैं आपको शेयर करूंगा कंफर्मली। चलिए दोस्तों, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, और खास मेरे सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये जो अपना YouTube का चैनल है, ये वीडियो अभी स्टॉप हो जाएगा, पोस्ट जब हमारा अभी 10 मिनट में खत्म होगा, उसके बाद ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखिए। और कल फिर से मुझे पता चला कि जैसे कि अभी 3:15 बजे है और अभी 10-15 मिनट में शायद बाकी का पूरा नहीं खत्म कर पाऊंगा, तो बाकी का जो आधा सेशन मेरा बचा है वो हम लोग कल फिर से देखेंगे। और कल हम लोग खास करके व्हाइट बैलेंस, फ्लैश सेटिंग, फिर मल्टीपल एक्सपोजर और उसके अलावा ये जो 2 सेटिंग बच गए जिसमें कि पाना पकड़ के जो सेटिंग्स है वैसे बहुत सिंपल है, जैसे कि फोल्डर सिलेक्शन, नंबरिंग, ऑटो रोटेट फोटो को सीधा करना, फॉर्मेट, लेकिन ये सारी चीज जो है हम लोग कल देखेंगे। और ये मेरे कस्टम फंक्शन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैनन 6D की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो यही है, तो उसको आपको देखना होगा। जैसे कि मुझे फोकस पॉइंट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, यहां से लेके यहां तक 16 ऑप्शन है, ऑटो असिस्टेंट फायरिंग, ब्रैकेटिंग, ये बहुत सारी चीजें है, फोकस मोड सिलेक्शन, फोकस पॉइंट सिलेक्शन, या फिर आपका इंटीरियर ऑटो फोकस पॉइंट, बहुत सारी चीजें, सारी चीज जो है हम लोग बाकी की जो है कल देखेंगे। अभी तो फिलहाल 8-10 मिनट उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन आया है। जी सर। फोकस लॉक कैसे करें? फोकस लॉक कैमरे में आपके पीछे जो है ऑटो के एएफ का बटन है, उसको दबा के फोकस करिए और आगे का बटन दबाइए, एएफ लॉक हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत एक दो ऑप्शन और है, आप मेनू में जाके हम लोग जब जो है फोकस पॉइंट लगाएंगे तो आप एएफ लॉक भी कर सकते हो। हर कैमरे में अलग अलग है, जैसे 5D Mark III Mark IV में ऑटो लॉक का ऑटो एएफ लॉक का बटन अलग से दिया है, किसी में डायरेक्ट करना है। हो सके तो आप अगर पॉसिबल है तो मैनुअल करो, वो ज्यादा बेटर है। अगर आपको लॉक करने की जरूरत पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा बेटर है। इसका मतलब क्या है, बैक बटन फोकस, बैक बटन से फोकस कीजिए और आगे से क्लिक कीजिए। जो खास करके बर्ड फोटोग्राफर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो खास करके यस मलय भाई, और कोई क्वेश्चंस? वही है बैक बटन फोकसिंग। जी, वैसे एक्चुअली हम लोग पूरा फोकस का पूरा एक मोड है, हमारा सेशन है, पूरा फोकस के बारे में बात करेंगे, जिसमें बैक बटन फोकस भी देखेंगे और फ्रंट फोकस और सब कुछ, और फोकस लॉक कैसे करना है, ये सारी चीजें। तो दोस्तों खास करके आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, और मुझे कल कौन से सब्जेक्ट में काम करना है वो भी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं चाहता हूं कि जैसे ये मैं वीडियो स्टॉप करूंगा 5-10 मिनट के बाद ये जो है अपलोड होगा प्रॉपर्ली, तब आप इसमें खास करके कमेंट लिखिए और लाइक बटन करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, और कल हम लोग फिर से मिलेंगे और आपके जो भी कमेंट है, जो आप क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसको और सॉल्व करेंगे।
मुझे लगता है कि ये हमारी जर्नी जो है लंबी चलने वाली है। आपको क्या लगता है? आप मुझे थम्स अप का निशान करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं जो जैसे आज शुरू किया था, अब मुझे लगता है मुझे प्रैक्टिकल सेशन भी करना होगा। अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिकल सेशन भी हो तो इस तरह से थंब का सिंबल लिखिए या यस लिखिए, और प्रैक्टिकल सेशन के बाद इसके अंदर लाइटिंग, मल्टीपल एक्सपोजर और एडोब लाइटरूम सारी चीजों को अगर आप देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, मैं चाहता हूँ हर दिन इसी तरह से 1-1.5 घंटा 2 से 3 साढ़े 3 बजे तक हम लोग जो है मिले और कुछ ना कुछ फोटोग्राफी की बात करते रहे। तो जितने भी दोस्त को ये पसंद है, थंब का निशान कीजिए और खास करके वीडियो अपलोड हो जाने के बाद खास फिर से कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।